अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हो पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ ज़रिया राजपूत और मैं हूं आपके साथ अनवर खाबर। आज का भी दिन आपको बहुत मुबारक हो, क्योंकि नए साल में तो हम दाखिल कल ही हो चुके थे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन पर भी अभी भी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हम यही उम्मीद रखते हैं कि जो जो हम सब ने सोचा हुआ है हम उनको उस तमाम चीज़ों को पॉजिटिव अंदाज में ज़रूर कर सकें। साथ ही साथ मौसम की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मौसम जो है वो तो बिल्कुल ठीक होने का नाम नहीं ले रहा और इंतहाई सर्द हो चुका है। और आज से तकरीबन मेरा ख्याल है कि 20-25 दिन पहले हम ही ये बात कर रहे थे कि सर्दी क्यों नहीं आ रही, मौसम वैसा नहीं है, टेंपरेचर नहीं बढ़ रहा। आई है तो वो अपना बड़े अच्छे तरीके से ऐसा ही है। और मेरे ख्याल से जिस वक्त आप निकले थे बाकू जाने के लिए तब आपने देखा था कि स्मॉग बहुत ज्यादा थी, और जब आप वापस आए हैं तो यहाँ पर स्मॉग और धुंध उस तरह से नहीं है। लेकिन अब ठंड इस कदर बढ़ चुकी है कि एक फ्रीजिंग मोमेंट आ गया है, सर्दी जैसे कहा जाता है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक भी है, हमें तंग भी कर रही है। बुखार हो रहा है, नज़ला जुकाम हो रहा है, नमूने की जो शिकायत है वो लोगों को हो रही है। बारिश लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि बारिश अभी भी एक्सपेक्टेड नहीं है, जो कि बहुत मेरा ख्याल है मुश्किलात हम सबके लिए ऐसा ही। और अनवर अब ऐसा नहीं है कि जो बुजुर्ग हजरात हैं या फिर छोटे बच्चे हैं वो इससे मुतासिर हो रहे हो, मतलब यंगस्टर्स, अडल्ट, जो हमारी इम्यूनिटी तबाह हुई है ना, उसके बाद से तो मेरा ख्याल है कि किसी के लिए भी हमारा इम्यून सिस्टम बड़ा वीक हो चुका है। मौसम जब जैसे ही तब्दील होता है तो उससे बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। इम्यून सिस्टम हमारा इस हद तक वीक हो चुका है। सेकेंडली फिर जब हमने वो जो डोजेस लगवाई थी, उस पर भी बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं कंट्रोवर्सीज भी हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी है कि यार वो लगवानी चाहिए थी, नहीं लगवानी चाहिए थी। लगवाई थी जी बिल्कुल। वैसे ये सवाल ऑन एयर पूछने वाला नहीं है, बाद में पूछूंगी। नहीं बिल्कुल लगवाई थी, क्योंकि वो उस टाइम पर जिस तरह से वो तमाम चीजें बिल्डअप हो चुकी थी, आप कहीं पर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, सख्ती बहुत ज्यादा थी और शायद उस टाइम के हिसाब से वो मेरा ख्याल है डिसीजन ठीक भी था। लेकिन बहुत से लोग हैं जो कि अब इस हवाले से भी मुख्तलिफ राय रखते हैं। अच्छा, उसमें मैंने ये भी देखा था जैसे अभी तक लोगों में पोलियो से रिलेटेड कुछ अजला में अभी तक अवेयरनेस नहीं पैदा हो सकी है ना। उसी तरीके से कोरोना वाले टाइम पर भी हमने देखा था कि वो जो वैक्सीन थी उसके हवाले से भी लोग जो थे ना वो इफ एंड बट्स का शिकार थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। लेकिन बड़ी दूर की बात है, कोरोना को ही नहीं मानते थे, वो कहते थे कोरोना तो है ही नहीं है, कोरोना हमें क्या लेगा। और मैं ये कहती थी खुदा न खास्ता आपके घरों के आसपास से लोगों के जनाजे उठ रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर आप ये कह रहे हैं कि कोविड नहीं है, और फिर हमारा पड़ोसी मुल्क भारत जहां पर एक दिन में सैकड़ों जो लाशें हैं वो जनाजे की सूरत इख्तियार कर चुकी थी, वो देखने वाला माहौल है। अभी भी प्रोग्राम में आगे चलकर भी हम डिस्कस करेंगे। एक नया वेरिएंट भी अब कहा जा रहा है कि कोविड का बहुत से ममालिक में आना शुरू भी हो गया है। वैसे अनवर सुबह सुबह क्या हम डराने का मैंडेट लेकर आए हैं? हम बता रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम में जो मेन्यू है वो क्या क्या होगा, कौन कौन सी ऐसी चीजें जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज, इस पर आगे चलकर मजीद भी डिस्कस करेंगे। पहली कौन कौन इलेक्शन लड़ सकेगा, अहम तरीन मरहला शुरू। फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा, अब सख्त सजाएं होंगी। शाहीनों का कड़ा इम्तिहान ऑस्ट्रेलिया में कल से शुरू। पाकिस्तान में महंगाई का 47 साल रिकॉर्ड टूट गया। तो नए साल का सूरज तुलू हो चुका है और हम देख रहे हैं कि आज 2024 का दूसरा दिन है, और इस दूसरे दिन में भी हम पाकिस्तान में देख रहे हैं सियासी और मुआशी बहरान के साथ हम नए साल में एंटर होने जा रहे हैं। और जहां भी हम देखते हैं बात सिर्फ हो रही है इंतखाबात के हवाले से कि इंतखाबात जल्द अज जल्द होने चाहिए, शफाफ होने चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे सियासी और जो भी हमारे मुआशी बहरान हैं उनका हल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन को ही समझा जा रहा है। और जाहिर सी बात है इलेक्शन होने भी चाहिए, एक शफाफ इलेक्शन हो, उसके नतीजे में जो भी हुकूमत कायम हो वो इस मुल्क को बहरानी कैफियत से निकाले, क्योंकि अच्छे की जो उम्मीद है वो हमें कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हालात हाजरा पर भी नजर रखनी चाहिए कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। इलेक्शन का माहौल है और ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यह कहा जा रहा है कि उनके जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामजदगी बड़ी तादाद में मुस्तरद किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि यह महज इल्जाम तराशी है। तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा का जो एक फर्क था वो ये तमाम उम्मीदवार नहीं देख सके हैं, पहली बार इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। एक छोटी सी गलती ये किस तरह से करते हैं जिसकी बुनियाद पर इनके कागजात नामजदगी
मुस्तरद किए हो गए जाते हैं। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि अली मोहम्मद खान समेत तहरीक इंसाफ के 8 उम्मीदवारों ने कागजाती नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें कर रखी हैं और मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए जो कागजाती नामजदगी हैं वो भी जमा होने या फिर मंजूर होने या फिर उनके मुस्तरद होने का मरहला अब कंप्लीट हो चुका है। बहरहाल रिटर्निंग अफसरान के फैसलों पर अपीलें दायर करने का अमल आज से 3 जनवरी तक जारी रहेगा और इन अपीलों पर इंतखाबी ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपना फैसला सुनाएगा, जबकि उम्मीदवार जो हैं वो अपने कागजाती नामजदगी 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में आम इंतखाबात के हवाले से कागजाती नामजदगी मंजूर और मुस्तरद किए जाने की सिलसिले में तफसीलात जो हैं वो भी जारी कर दी हैं, जिसमें कौमी असम्बली के लिए 7473 उम्मीदवारों ने कागजाती नामजदगी जमा करवाए हैं, जिनमें से 1024 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हो गए हैं। मुझे तो ऐसे लग रहा है जो एनसीए में स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं करते हैं इतनी बड़ी तादाद में, लेकिन कोर्रा सिर्फ 70-80 लोगों के नाम का निकलता है, कुछ इस तरह से इंतखाबात मामला लग रहा है। और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के 130 लाहौर से कागजात की मंजूरी को भी चैलेंज कर दिया गया है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील भी दायर कर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ये कह रहे हैं कि हमारे बेशतर रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। उम्मीद हम ये रखते हैं कि अदलिया इस मामले में मुदाखलत भी करेगी। मजीद वो ये कह रहे हैं कि बॉयकॉट का इरादा पीटीआई का नहीं है, इलेक्शन में वो भरपूर हिस्सा भी लेंगे। साथ ही साथ 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद की बात करें तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से 9 मई को गुजरांवाला कैंट पर हमले और जलाओ घेराव के मुकदमे में मुराद सईद, हम्माद अजहर हैं, उमर अयूब समेत 51 मुलजिमान ऐसे हैं जिनकी जायदादें अब जब्त करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ एमकेएम पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि पाकिस्तान में 2 कौमें रहती हैं, एक जालिम है, दूसरी मजलूम है। एमकेएम अवाम दुश्मन नहीं है, लेकिन एमकेएम निजाम दुश्मन जमात जरूर है। उधर नैब भी इलेक्शन लड़ने वालों के खिलाफ मुतहरिक है और नैब ने इलेक्शन लड़ने के लिए नैब से सजा याफ्ता नाअहली की मुद्दत 10 से 5 साल करने के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील थी वो दायर कर दी, जिसे अब समाअत के लिए भी मंजूर कर लिया गया है। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सीनियर तजियाकार ताहिर मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के हवाले से भी बात करती अभी दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि सिर्फ शोर मचाया जा रहा है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। आप इस तमाम सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो नज़र आ रहा है वो तो मुझे लगता है तहरीक इंसाफ का जो एतराज़ है वो जेन्युइन है, क्योंकि जिस तादाद में जिस नंबर से उनके कागजात नामजदगी रिजेक्ट हुए हैं उससे ये कहा जा सकता है कि कम अज़ कम इंतज़ामिया जो है वो उनके साथ नहीं है। और इस पर मेरे ख्याल में कोई ऐसी कोई रियाकारी या छुपी हुई चीज़ नहीं है। हमारी जो रियासत है या जो निज़ाम है जिसमें हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, साबिक़ वज़ीर दाखिला मुझे याद है बुख्ती सरफराज, और इस हवाले से बेशुमार लोग हैं जो उन रिकॉर्ड है कि जो तहरीक इंसाफ है ख़ास तौर पर 9 मई के हवाले से कि वो समझते हैं कि ये रियासत के साथ लड़ने वाली एक जमात है और रियासत उनको रास्ता नहीं देगी। तो मेरे लिए जहाँ एक तरफ जो आपका सवाल है उसका यही जवाब है कि इंतज़ामिया रजिस्ट कर रही है, साफ नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के लिए वो कहते हैं प्यार मोहब्बत नहीं है, रास्ते खुले नहीं है। अच्छा, लेकिन ताहिर मलिक साहब, आप कह रहे हैं कि प्यार मोहब्बत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है, लेकिन कुछ सहाफ़ियों को, सीनियर सहाफ़ियों को, तज्ज़ियाकारों को हम ये कह रहे हैं कि प्लॉटिंग की जा रही है उल्टा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा से इक़्तिदार में लाने के लिए। यहाँ पर कितना बड़ा तज़ाद आपको नजर आ रहा है? क्या लोगों का देखने का नजरिया मुख्तलिफ है या वो जो सच्चाई जो ग्राउंड रियलिटीज पर मौजूद है वो सच को देखना नहीं चाह रहे? वो ये कह रहे हैं कि मजलूम बनाया जा रहा है पीटीआई को। नहीं, वो मजलूम नहीं, वो तो देखे ना इंटरप्रिटेशन है बाप की, क्योंकि आप देखें जो पूरी दुनिया इंसान, आज का इंसान जो है वो विजुअल से चलता है। विजुअल से मुराद है कि हर बंदे के हाथ में मोबाइल है और मोबाइल से आप चीज़ें देखते रहते हैं, उसमें एंटरटेनमेंट भी है, उसमें स्पोर्ट्स भी है, उसमें पॉलिटिक्स भी है। जो विजुअल्स आए हैं जो किसी भी माशरे में होंगे, अगर जिस तरह आपका दस्ती की प्रेस टॉक जो भी है वो देख लें। इससे पहले जो डार फैमिली के साथ उनकी वालदा ने जो जिस अंदाज में बोली हैं, तो उससे मैं समझता एक सिंपैथी का फैक्टर बहुत बड़ा पीटीए के हक में गया। और जो पाकिस्तानी कल्चर क्या पूरी दुनिया के कल्चर में ऐसे ही होता है, जब आपको कोई लगे कि एक मजलूम है और उसके साथ ज्यादती हो रही है और ताकतवर ज्यादती कर रहा है, तो फिर मेरा ख्याल है आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो आपकी सपोर्ट है, मकबूलियत है, वो बढ़ जाती है। तो मैं ये नहीं समझता ये कोई प्लान्ड है, मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी ने बहुत फ़ायदा दिया और पीटीआई जो है वो ऑलरेडी उसकी जो पॉलिटिकल फर्क है दूसरी पॉपुलैरिटी वो वैसे भी सोशल मीडिया पे ज्यादा डोमिनेट करते हैं, तो उससे ये ऐसे लगा कि जैसे वो हर जगह नजर आ रहे हैं, क्योंकि दूसरी पार्टी सोशल मीडिया पे नहीं है। तो मेरा ख्याल है विजुअल वाइज तो
मैंने अपने जहाँ मेरा अपना शो है, मैंने वहां से कहा कि अगर आप अरबों रुपए भी किसी को दें कि आप कैंपेन करें, किसी पार्टी को पॉपुलर बनाए मीडिया में, तो वो काम नहीं हो सकता जो सोशल मीडिया को हमारी इंतजामिया ने अलाउ मी अ क्वेश्चन। एक चीज है जो मैं इनसे जरा पूछना चाह रही हूँ, फिर हम इंतखाबात को मजीद कंटिन्यू कर दे। सर, कल हसन अयूब साहब ने एक बड़ी बात की एक टीवी शो में, गालिबन वो ये कह रहे हैं कि अगर नून लीग वाले मुझे 5-6 करोड़ रुपए दे दें तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्यादा अच्छे तरीके से उनका सोशल मीडिया हैंडल कर सकता हूँ। वाकई आपको लग रहा है कि ये पैसों की गेम है कि सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों को या उनके माइंड को हाईजैक कर सकते हैं, और एक सहाफी का इस तरीके से बात कर देना आपको लगता है कि ये बेहतर रहता है? जब हम वैसे ही देख रहे हैं कि आम इंतखाबात के हवाले से लोग जो हैं वो इस वक्त गुमगो की कैफियत में मुब्तला हैं। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। मैं इसलिए थोड़ा सा इस पे ज्यादा बेहतर बोल सकता हूँ क्योंकि मैं मीडिया का हिस्सा भी हूँ, मीडिया पढ़ाता भी हूँ। मैं समझता हूँ इंसान को आजाद वजूद नहीं हुआ। मीडिया बेसिकली बहुत पहले जब मैंने मीडिया पढ़ा था तो उसमें एक थ्योरी ये हमने पढ़ी थी, इत्तेफाक से मुझे अमेरिका से एमफिल करने का इत्तेफाक हासिल है, तो वहाँ मैंने ये थ्योरी पढ़ी थी कि जो मीडिया है वो किसी भी सोसाइटी की जो माशी पावर है और सियासी पावर है उसके दरमियान रह के जिंदा रहता है। ये अवाम के लिए काम नहीं करता। तो जब आप पैसा ले आएंगे, इमेजेस बनाएंगे, तो मैं अयूब की बात से अग्री करूंगा कि मीडिया से भी आप चाहे अगर आप बम्बार्डमेंट करें, मैसेज रिपीट करें, बार बार एक मैसेज को आगे कर दें, दूसरे को पीछे कर दें, तो आप मैनिपुलेट करते हैं। प्रोपेगेंडा का एलिमेंट जो है वो वर्ल्ड वाइड है। मेरा नहीं ख्याल कि मीडिया को एक ऐसी चीज है जो बड़ी स्पिरिचुअल है, बड़ी अखलाकी है और बड़ी सचगो है, क्योंकि जिस चीज में भी पैसा आ जाएगा, जिसमें एडवर्टाइजिंग आ जाएगी, जिसमें रिटर्न आ जाएगा, एट द एंड ऑफ द डे मीडिया जो भी करता है, आप भी यहाँ बैठे हैं, ताड़े पे तो भी पीछे प्रोड्यूसर बैठा है, रेटिंग ले आओ, रेटिंग ले आओ। तो व्हाट इज रेटिंग? रेटिंग मीन पैसा, पैसा मीन एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग मीन मैन्यूवरिंग, मैनिपुलेशन। तो मैं आई एग्री विद इट। ठीक है, तो मलिक साहब आप किस तरह से देख रहे हैं फिर जो अभी मामलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का जो सिलसिला जारी है, मजीद जो पाबंदियां हम उन पर देख रहे हैं, सानिया 9 मई के हवाले से भी बार बार बात की जाती है कि रियासत अब ऐसे तमाम लोगों को अलाउ नहीं करेगी। आप क्या देख रहे हैं? इलेक्शन फिर शफाफ किस तरह से होंगे? पाकिस्तानी तारीख उठाकर देख लें, तमाम इलेक्शन ही मुतनाज़े रहे हैं। कभी हम देखते रहे हैं 35 पंक्चर का इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है, कभी मुख्तलिफ बातें की जाती रही हैं। अब इलेक्शन कमीशन के लिए और जो मौजूदा निगरान हुकूमत है उसके लिए अब ये कितना बड़ा चैलेंज बन चुका है? चैलेंज नहीं है ये निज़ाम माशाल्लाह बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसको कोई चैलेंज नहीं है। इसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे पॉपुलर बंदा था, उसको 11 साल इलेक्शन नहीं होने दिए। इसके मुकाबले में पाकिस्तान की ईरान से सरहदें मिलती हैं। वहाँ मुझे याद आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी जो जंग हुई है वो ईरान और इराक के दरमियान हुई है 11 साल। इसके दरमियान वहाँ इलेक्शन होते रहे, वहाँ कभी लड़ाई नहीं हुई कि फेयर हुए कि अनफेयर हुए। तो जो निज़ाम है, मेरे लिए हमारा निज़ाम शुरू से जिस तरह बना है, मैं 75 साल की बात कर रहा हूँ, वो हमेशा हमारी जो इंतज़ामिया है, जो रियासत है, वो फैसला मेरे लिए कहीं ना कहीं उनका खुल के नज़र आता है कि वो किसको चाह रहे हैं कामयाब हो, या उनका दिल किसके साथ है। दुनिया में इस तरह नहीं होता। पहले तो दुनिया में निगरान नामी हुकूमत नहीं होती, या निगरान आके बैठे हुए हैं और निगरान कह रहे हैं हम चिड़ियाघर में बड़ी बदबू आ रही है, वो छापे मार रहे हैं कि फलां थाने में बदबू आ गई, वहाँ SHO ने ये कर दिया। सवाए फेयर इलेक्शन के इस हुकूमत को सारे मसले हैं। तो मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि आपका जो मसला है वो आज का नहीं है, वो बड़ा पुराना है और वो उसमें नजर आ रहा है। मुझे नहीं नजर आ रहा कि इस इलेक्शन से, अगर जिस तरह आपकी ख्वाहिश है कि एक साफ सुथरे इलेक्शन होंगे, सारे उसको कबूल करेंगे, इसकी जो बुनियाद है वो ठीक नहीं, और मुझे लगता है कि आगे इसको कबूल नहीं किया जाएगा। मलिक साहब, बुनियाद तो खोखली बहुत से लोगों को अभी से नजर आ रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा मामला ये भी है, हम देख रहे हैं कि तकरीबन कोई 1 महीना 7 दिन अब बाकी रह गए, 6 दिन आम इंतखाबात में। पार्टियों के हवाले से देखा, पीपल्स पार्टी ने तो अपना सियासी मंशूर दे दिया, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसके लिए कहा जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड भी तैयार की जा चुकी है, बड़ी तमाम सहूलियात उसे दी जा रही है, इसके बावजूद सियासी बयानिया मुस्लिम लीग नून का अभी तक मंजर आम पर नहीं आया। क्या वो बयानिया बनाने में नाकाम हो चुके हैं, या अभी भी इसके ऊपर इतनी वर्किंग की जा रही है कि टफ टाइम दिया जा सके अपने मुखालिफिन को, बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? क्योंकि महंगाई के हवाले से भी अगर बात की जाए तो उनके अपने जो पार्टी के मेंबरान हैं मुख्तलिफ टॉक शोज में बैठते हुए यही बातें कर रहे हैं कि जो 16 माह की हुकूमत रही है उसमें सबसे ज्यादा कमर तोड़ महंगाई हुई है।
मेरी राय में जो नून है ना, उसको ये रियलाइजेशन है कि ये कोई इतने पॉपुलर इलेक्शन है, उन्होंने लोगों के वोट से इलेक्शन जीतना। उनकी कैलकुलेशन बड़ी सादा सी है कि अगर पीटीआई डैमेज होती है, जो नजर आ रही है, कहीं कागज नहीं है उनके पास कैंडिडेट नहीं है, अगर उन पे हीट आती है, तो जिस तरह इस कमरे में मैं और आप दो बंदे बैठे हों और एक आदमी को आप बोलने दें तो मेरी तो वाह होनी है। तो मुझे लगता है कि जो नून लीग है उसकी कैलकुलेशन बड़ी सिंपल सी है। 53% आपकी जो पार्लियामान है ना, वो पंजाब पे बेस करती है, 114 इनकी सीटें हैं। अब पीटीआई की दूसरी ट्रेजेडी ये हुई है कि उनका जो बल्ला शल्ला गया है, जो पार्टी का मसला है, उनकी रिजर्व सीटें भी चली जानी है। तो नून के लिए बड़ा आसान सा फार्मूला है, वो ये है कि आप चुप करके आराम से बैठे रहें, पीटीआई को और इंतजामिया को कहने दें, और उसका जब पीटीआई जूं पीछे जाएगी, जूं वो हर्ट होगी, तो बेनिफिशियरी बैठे बिठाए वो हो जाएंगे। इसीलिए आप देखें ना उनके कोई जलसे नजर आ रहे हैं, ना वो अवामी काम इतना कर रहे हैं, ना इनका कोई मंशूर है। मुझे लग रहा है कि उनकी जो कैलकुलेशन है वो वोटर से ज्यादा हालात पे है, और उनको पता है कि हालात हमारे हक में है, और उनको पता है कि ये रियासत जो है पीटीआई के आमने सामने आ गई है, तो हमें कुछ इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वो वैसे भी हमारी तरह के वेले बंदे हैं, समझदार हैं, आराम से चाय शाय पीते हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैलकुलेशन को आप किस तरह से देख रहे हैं? वो किस मेथड पर चल रहे हैं, वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि सिर्फ उनका जो अटैक हम देख रहे हैं वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून पर ही है। बार बार यही कहा जाता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हें मिल रही है। मंजूर वसान ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ पर किसी का भी हाथ होगा, वजीर आजम हम नहीं बनने देंगे, वजीर आजम हम बिलावल को ही बनाएंगे। नहीं, उनके अब्बा जी बड़े समझदार है जरदारी साहब। उन्होंने 2-3 दफा इंटरव्यू में कहा कि ये बेटा हमारा अच्छा है, इंग्लिश अच्छी बोलता है, जमहूरियत करता है, मगर इसको समझ नहीं है कि इस मुल्क की जमहूरियत क्या है। मैंने देखा उसके बाद बेटा भी ठीक हो गया और उनके हालात भी ठीक हो गए हैं। नहीं तो उनके अब्बा जी के खिलाफ टीवी पे बड़े मजेदार इंटरव्यू आने शुरू हो गए थे कि इन्होंने फलाने को मरवा दिया, इन्होंने फलाने को मरवा दिया। अब सब हालात ठीक हो गए हैं। मेरे लिए जरदारी साहब जो है वो भी इस निज़ाम के पैदावार है और इस निज़ाम को समझते हैं, ताकत के मैकेनिक्स को समझते हैं। मुझे लगा है कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं से आशीर्वाद दे लिया और अपनी जो सिंध की पोजीशन है पक्की कर ली है। उनकी सारा टारगेट सिंध था, और मेरी असेसमेंट है कि उन्होंने सिंध को महफूज कर लिया, वो भी वहां पे भी सत्ते खड़े हैं। तो मलिक साहब, जब सियासी बंटवारा हो ही चुका है आम इंतखाबात से पहले, फिर अवाम के टैक्स के अरबों रुपए को एक डमी इलेक्शन में झोंकने की क्या जरूरत है? बेहतर नहीं है कि बना दी जाए हुकूमत, ऐलान कर दिया जाए, और वो पैसा जो आपने आम इंतखाबात पर लगाना है वो लोगों की फलाह पर इस्तेमाल किया जाए, अस्पताल बनाए जाए, यूनिवर्सिटीज बनाए जाए, इंडस्ट्री खड़ी की जाए, ताकि लोगों को रोजगार भी मिले और तालीम और सेहत के मसाइल भी खत्म हो? मेरा ख्याल है कि मुश्किल जो आप होगा शायद आपको समझ भी इतनी नहीं है कि ये जो रियासत का निज़ाम है ना पाकिस्तान का, इसमें वहां बहुत पीछे है। ये रियासत अभी अपने मसलों में फंसी हुई है। इसको 750 अरब रुपए का हसारा पीआईए में है, 4000 अरब इसको आईपीपीज के लिए चाहिए, कोई 3000 अरब से ज्यादा इसका जो डेफिसिट है वो सुई गैस में है, 1000 अरब से ज्यादा पीएसओ को इसने पैसे देने हैं। मतलब कर्जे आपने 20-25 बिलियन डॉलर के देने हैं। तो हमारा जो रियासती निज़ाम है वो अल्लाह का शुक्र है इतना हैवी है, इतनी बड़ी हमने मशीनरी रखी है, इतने एम्प्लॉयज रखे हैं, 18,000 अरब से तो हम ये निज़ाम चलाते हैं। तो ये अपने ही पैसे पूरे नहीं कर पा रहा। ये मतलब आप सजना है महफिल ऐसा तेरे लिए सजाइए, हम यहाँ पे मुझे नहीं कहीं नजर आते। उसकी बड़ी मैं आपको अच्छा आर्गूमेंट कर देता हूँ, वो ये है कि आप प्रोग्राम से जब फारिग हो जाए, फालतू टाइम हो, तो आप जरा देखिएगा कि दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है, एटमी पावर है, दुनिया की 5वीं बड़ी फौज है आपके पास। आप सेहत पे कितने पैसे लगाते हैं, आप हेल्थ पे कितने पैसे लगाते हैं? पूरी दुनिया में छोड़ दें आप बांग्लादेश से, इंडिया से, नेपाल से, अफगानिस्तान से मुकाबला कर लें। दुनिया में सिर्फ 2 या 3 मुल्क हैं जहाँ पे हमसे कम पैसे लगाए जाते हैं हेल्थ पे या एजुकेशन पे। ह्यूमन डेवलपमेंट तो रियासत का इशू ही नहीं है। प्राइवेट सारी एजुकेशन है, प्राइवेट हेल्थ है, प्राइवेट सिक्योरिटी है। अगर बत्ती जाए तो आप यूपीएस लगाए। तो ये तो माशाल्लाह बड़ा इंडिपेंडेंट। सर, हमने हेल्थ कार्ड में पैसे लगाए थे, वही बंद कर दिया गया। बंदे क्या करें वहां पे? नहीं, हेल्थ कार्ड भी वो भी इमरान खान का पाकिस्तानी मसला था। ठीक है, थोड़ों को फायदा हुआ। हेल्थ निज़ाम आप बेहतर करें ना, हॉस्पिटल बेहतर करें, मेडिकल फैसिलिटी बेहतर करें, देहातों में छोटे छोटे सेंटर बनाए। इस तरह कार्ड बना के फिर आप पॉलिटिकली उसको ज्यादा यूज करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत था, वो फायदा मंद था, मगर रेवोल्यूशन नहीं आया हेल्थ के सिस्टम में। हेल्थ सिस्टम ये आप ईरान में चले जाए, किसी बंदे के आप पास चले जाए, उसको अगर हेल्थ की जरूरत पड़ेगी उसको मिल जाएगी। तो हमने भी हेल्थ का निज़ाम बेहतर नहीं करते, हम कॉस्मेटिक पे चले जाते हैं जी।
वो कार्ड मिल गया, मैं गया, मेरा ऑपरेशन हो गया। उसका नतीजा क्या था कि डॉक्टर को पता था इसके पास 10 लाख रुपए है। उन्होंने कहा नीचे मारेगा तो चल 200 रुपए दे काट लो। उसने कहा मेरा कान भी खराब है, उन्होंने कहा 5,000 दे भी पा दो। तो वो डॉक्टर ने रज के पैसे उसे बना लिए, एक ही ट्रिप में 9 लाख बन गए। तो मेरा ख्याल है दैट वाज नॉट ए गुड सिस्टम। गुड सिस्टम तभी होगा कि जब डॉक्टर को, मेडिकल सिस्टम को पैसे की बजाय आपको हेल्थ देगी, और हेल्थ सिर्फ रियासत दे सकती है, प्राइवेट नहीं आप दे सकते। तो मलिक साहब फिर इसका मतलब जो नया साल है वो हम सभी जानते हैं, यकीनी तौर पर पाकिस्तानी मैशत को भी अगर हम देख रहे हैं, पाकिस्तान के जो सियासी मामलात भी देख रहे हैं, पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि जो 8 फरवरी को वो फैसला क्या करने जा रहे हैं। किसी भी नए एक्सपेरिमेंट के मुतहम्मिल तो हम तमाम लोग ही नहीं हो सकते हैं। 8 फरवरी का जो वोट है आप फिर किस तरह से देख सकते हैं, अमन ला सकता है, इंतशार ला सकता है, इसमें आपकी क्या राय है? यार ये तुम्हारी जनरेशन है जो नई नई आई है, उनके लिए पता नहीं क्या ख्याल था कि एक इलेक्शन होंगे तो ये हो जाएगा, 2000 नया वोटर है, टीनेजर। देखिए उम्मीदें तो फिर नौजवानों ने ही रखनी है ना। नहीं, वो असल में तुमने साहब ने भी अल्टीमेटली कनाडा का वीजा ले लेना है, फिक्र ना करो। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुसी भी ठंडी हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, 8 फरवरी के बाद सही हो जाओगे। अच्छा, यानी कि आपको कोई उम्मीद बेहतर नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब पाकिस्तान के जो तो सर जो एक आम आदमी जब हम लोग बाहर निकलते हैं, मुख्तलिफ रोड शोज भी हम लोग देख रहे हैं, तो वो जो वहां से एक कमेंट पास होता है ना कि क्या होगा, होना तो कुछ भी नहीं, इतने सालों से भी कुछ नहीं उतारा। इसका मतलब वो सोच जो है वो बिल्कुल ठीक है। मतलब आप जैसे एक तजुर्बाकार सहाफी भी ये बोल रहे हैं कि जो हमारा रियासती निज़ाम है ये बिल्कुल ऐसे गला सड़ा है और ऐसे ही रहना जब तक हम लोग मुकम्मल तरीके से उसको ठीक करने का कोई ठान नहीं लेते। मैं एक कमेंट करते चलूं। अब आप लोगों ने कभी कभार मुझे बुलाते हो, और मुझे ना ये आपका प्रोड्यूसर आसी मुझे 3-5 दिन पहले फोन करता है, 10,000 नखरे होते हैं मेरे, यार मैंने ये काम पड़ गया, ये कर गया, फिर रात को याद कराता है, फिर सुबह मैसेज आ जाता है। आप लोग क्वेश्चन तैयार करते हो सिर्फ एक प्रोग्राम करने के लिए। जरा आप कभी किसी दिन बताएं ना लोगों को कितनी आपकी प्लानिंग और कितनी एनर्जी लगती है। तो जिन लोगों ने 25 करोड़ का मुल्क चलाना है, ये पार्टियों को तो पता नहीं होता, कोई लंदन बैठा हुआ है, कोई जेल में बैठा हुआ है, अभी तक किसी को पता नहीं हमारा सदर कौन है, हमारे कागज कौन करेगा। तो इकोनॉमी ऑफ 5th लार्जेस्ट कंट्री की आप इकोनॉमी किस तरह, कौन सा जादू करके आप ठीक कर लेंगे? इसका मतलब है कि ना किसी की प्लानिंग है, ना किसी के पास एक्सपर्ट है, ना किसी के पास डायरेक्शन है। टॉक शोज करते रहो, वहां पे बयान करते रहो। एक नई चीज हमारे पॉलिटिशियन ने सीख ली है कि टिकर किस तरह बनते हैं, निजाम वहीं का वहीं है। मुझे बता दें क्या कौन चेंज करेगा? चले आप मुझे बता दें, मैं आपसे सवाल कर दूं। लेकिन मलिक साहब आप किस तरह से समझते हैं जितनी भी हमारी सियासी जमातें मौजूद हैं, कोई बचपना तो उनमें नहीं है, तमाम ही सीनियर पॉलिटिशियंस भी हमारे पास हैं, बड़ी जमातें हमारे पास हैं, बार बार इक़्तिदार में रह चुकी हैं, तो अगर यही लोग आपस में नहीं बैठेंगे तो हम किससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर? ये बहुत अच्छा सवाल है, और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन को इनफ इज इनफ। उसमें इमरान खान है, नवाज शरीफ है, जरदारी है, जितने भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, इनको कम से कम कुछ चीज़ों पे इकट्ठा हो जाना चाहिए। नंबर 1 किस पे इकट्ठा होना चाहिए? ह्यूमन डेवलपमेंट पे, कि यार हमने पाकिस्तान के इतने पैसे इंसानों पे लगाने हैं, हमने आबादी को रोकना है, हमने वेदर जो हमारा दुश्मन है, हमारा मौसम का मसला, मैं आपकी ओपनिंग सुन रहा था, हमारे यहाँ कोई मसाइल पे भी कंसेंसस नहीं है। मुझे बताओ कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो इससे लड़ेगी कि गुर्बत नहीं खत्म होनी चाहिए? यार 3 करोड़ पाकिस्तानी बच्चा सड़कों पर रुल रहा है, जलील हो रहा है स्कूलों की बजाय। कम से कम इस पे तो कंसेंसस करें कि यार हम हर सूरत में ये जो स्कूल से जाने वाला बच्चा है उसको वापस लाएंगे, हम हेल्थ का निजाम बनाएंगे। 5-6 चीजें तो चलो कंसेंसस कर लो, बाकी लड़ते रहो, चोर करते रहो, जो मर्जी करो। मुझे बता दो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में क्या कंसेंसस है? एजुकेशन पे है, हेल्थ पे है, गुर्बत पे है, लॉ एंड ऑर्डर पे है। दुनिया में 5-6 जो ममालिक है उसमें आपका वेदर आ गया है। सारी दुनिया के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि लाहौर के लोगों की लाइफ जो है ना 7-8 साल कम हो गई। हर बंदा जो है, मतलब यहाँ पे जो 70% मौजू है, मैं भी तुम्हारी तरह का इंसान होता है, मेरा गला खराब हो गया, मेरा नाक खराब हो गया, मैं डॉक्टर हो गया, मेरी लड़ाई होगी, तो आपका जो हेल्थ इतनी नीचे आ गई है। और उसके साथ अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट से आप बुलाते हैं, पूछ लें, पाकिस्तान की 80% जो आबादी है मेडिकल स्पीकिंग वो एंजाइटी का शिकार है। अच्छा मलिक साहब, आपने जिससे कहना है कि मसाइल पर कंसेंसस जो है वो जरूर होने चाहिए तमाम सियासी जमातों के, उनको इस मामले पर ऑन बोर्ड होना बहुत जरूरी है, तो फिर ये जो कंसेंसस के साथ हुकूमत बनती हुई हमें नजर आ रही है, तो 16 माह की खत्म हो गई, आगे भी ऐसे लग रहा है कि 2/3 मेजोरिटी तो किसी के पास है नहीं, जो इलेक्शंस के लिए हमें ज्यादा सूटेबल इस वक्त जमातें जो नजर आ रही हैं। मखलूत हुकूमत के पास आपको लगता है कि मसाइल का हल होगा? क्योंकि 4 बंदे, उसके 3, उसके 2, उसके फलाने, उसके, तो फिर क्योंकि 4 के मसाइल वो हल कर देगी, 2 के मसाइल वो हल कर देंगे, हर किसी के पास किसी न किसी मसले का कोई तो हल होगा। फिर इसका मतलब हमारा मुल्क 2/3 का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट के साथ ही आगे चलें।
नहीं, अगर गहराई से जाएं, ये जो शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, ये मखलूत थी ना। अब दबे दबे लफ्जों से सारे कहना शुरू हो गए। पीपल्स पार्टी भी कहती है, नून भी कहती है कि हम एक दूसरे के साथ फंसे हुए थे। ये कहता था मुझे पैसे दो, वो कहता था सिंध में पैसे दो, नहीं तो मैं रूठ जाऊंगा। MQM अपना मसला ले आती थी। तो मेरा हमारे यहाँ वो मेच्योरिटी नहीं है, हमारे यहाँ वो डेप्थ नहीं है कि हम सारे। मेरा जो आर्गूमेंट ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज लड़ती रहें, इख्तलाफात रखें, इनकी रियासत से भी इख्तलाफात है, वो भी सारा सही है, मगर यार 5-6 चीजों पे तो कंसेंसस कर ले। मिसाल के तौर पे कि आप यूनाइटेड नेशन कहती है कि आप 4% जो है अपने बजट का GDP का हेल्थ एजुकेशन पे लगाएं। हेल्थ में आप पूरा इस टाइम जो मैं बार बार कह रहा हूँ यार, लोगों की कुछ चीजें तो आप कंसेंसस पे आ जाएं। आपने क्या किया हुआ है, जो सैलरीड क्लास है, जो लोग टैक्स देते हैं, उनसे टैक्स लेते जा रहे हैं, उनसे टैक्स लेते जा रहे हैं। मतलब आपके जो इश्यूज हैं, बिजली आप सस्ती नहीं कर पा रहे, जो बुनियादी मसाइल हैं आपके, बेरोजगारी बढ़ रही है, नौजवान के लिए ऑप्शंस नहीं है। ये दुनिया में अल्लाह ताला का सबसे बड़ी रहमत है कि आपके पास 60% से ज्यादा नौजवान है। तुम इतने माशाल्लाह ज़हीन लोग हो, खूबसूरत लोग हो, एनर्जी वाले लोग हो, तुम्हें डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन किसने देनी है? वो मैंने तो नहीं देनी, वो तो रियासत ने देनी है, निज़ाम ने देनी है। तो हमें 5-6 चीज़ों पे कंसेंसस करना होगा, फिर हमें डायरेक्शन मिलेगी। और पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क है और इसके लिए कोई दुनिया की ताकत इसको रोक नहीं सकती आगे जाने से। बेशक, बहुत शुक्रिया सीनियर तज्जियाकार ताहिर मलिक साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। देख लेते हैं ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन जनाब, आप देख रहे हैं लियो पाकिस्तान और हम लोग एक बार फिर से बात करते हैं आम इंतखाबात के हवाले से। लेकिन इस बार कोशिश होगी कि एक्सपर्ट से राय ली जाए कि इस वक्त जो आम इंतखाबात का तीसरा मरहला है वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ तो तहरीक इंसाफ खासा शोर मचाते हुए हमें नजर आ रही है कि उनके बहुत से कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं, लेकिन माजी इस हवाले से कुछ और ही राय रखता है और कुछ अदाद-ओ-शुमार बहुत मुख्तलिफ हैं। लेकिन ये जो सिचुएशन हमें नजर आ रही है, पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं, अगर इसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग, उनके नुमाइंदे जाकर अपीलें दायर करते हैं तो क्या उन्हें कुछ अफाका होगा या फिर ये मामला उनके लिए यहाँ पर खत्म शुद हो चुका है? इसी पर बात करेंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग दिलशाद साहब। सर जी, ये जो आम इंतखाबात के हवाले से कागजात नामजदगी का तीसरा मरहला है, ये कितना इंपॉर्टेंट है नुमाइंदगान के लिए? हाउ डू यू से दिस? दरअसल इस दफा जो हुआ है, ये 2024 में जो इंतखाबात की जो रोड मैप तैयार किया गया है, उसमें रिटर्निंग ऑफिसरान ने जो गैर मामूली तौर पर, लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ गैर मामूली तौर पर, हालांकि मैं पंजाब गवर्नमेंट की कैबिनेट का हिस्सा हूँ, लेकिन हम हकीकत अपने दोस्तों को बताना चाहते हैं, कायरीन को भी, नाजरीन को भी, कि इस दफा रिटर्निंग ऑफिसरान ने गैर मामूली तौर पर इनके पेपर रिजेक्ट किए हैं। उसकी सबसे बड़ी वजूहात यह है कि रिटर्निंग ऑफिसरान ने, जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, इन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऑफिसरान से भी मशवरा नहीं किया, इन्होंने इलेक्शन एक्ट का सही तौर पर उसका मुताला नहीं किया, और इन्होंने इलेक्शन एक्ट की तमाम जो उसकी जो है उसके अंदर शराइत है, कैसे अपने पेपर को चेक करना है, उसको भी नहीं गौर किया। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इनको मुकम्मल फीडबैक दिया कि इनको अपना ऑनलाइन के जरिए, तो उसके बावजूद भी जो है वो तकरीबन 3,500 के लगभग रिटर्निंग ऑफिसरान ने जो पेपर रिजेक्ट किए पूरे पाकिस्तान में, उसका एक अच्छा असर नहीं पड़ा। इलेक्शन कमीशन एक पाकिस्तान की जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन है, वो बड़ी गहरी नजर देख रहे हैं, लेकिन उनके बावजूद भी हमें नजर आ रहा है कि रिटर्निंग ऑफिसरान जो है, जो इंतजामिया से लिए गए थे, उन्होंने सही मायनों में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के कवानीन का जायजा ही नहीं लिया। और जब उनको ट्रेनिंग दी गई तो मेरे ख्यालात में, मेरा अपना तजर्बा है, तो उन्होंने इसमें अदम दिलचस्पी दिखाई। और साथ साथ ये भी हमें इतलात मिली कि बाद रिटर्निंग ऑफिसरान ने अपने दफातर भी देर से खोले। ये क्यों हुआ? साथ हमें ये भी खबर मिली कि वो 3 बजे 4 बजे दरवाजे बंद करके चले गए। क्यों चले गए? ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। ये हम खुद गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, ये हमारा काम जो है केयर टेकर गवर्नमेंट का, वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत देखना है और उनको इलेक्शन कमीशन को मामलत करनी है।
तो लेकिन अब बहरहाल अब सिविल सोसाइटियों ने भी इतराजात किए हैं और सिविल सोसाइटियों ने भी रिटर्निंग ऑफिसर की कारकर्दगी पर आदमी एतमाद का इज़हार किया है। तो अपना सही तरीके से इंतखाबात का 1 माह रह गया, ठीक है, 1 माह जहाँ तकरीबन 8 फरवरी को इंतखाबात है, 35-36 दिन रह गए। अपने तरीके के मुताबिक चलें, आप अपना मुस्तकबिल जो है तुम्हारा वो आवाम के साथ वाबस्ता है। लेकिन कौन सा फिर आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो कागजात नामजदगी उनके मुस्तरद किए गए हैं, तो फिर इसका मतलब उनके रिजर्वेशंस ठीक है इस मामले को लेकर? नहीं, उनका मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ उन्होंने भी गलती की है। हमारी इत्तला के मुताबिक उन्होंने जो कागजात नामजदगी जमा कराई उसमें प्रपोजल सेकेंडर दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसीज के शामिल कर दिए। उनका भी अकल दानिश जो है वो भी एक अजीबोगरीब मज़ाक़ खेजी है। उनके जो कागजात नामजदगी जमा करवाए उसमें बहुत सी टेक्निकल गलतियां भी की गई, लेकिन उसमें एक और बात हो सकती थी, जब आप पेपर रिजेक्ट होने थे तो उनको कह देते जनाब आपके ये प्रपोजल सेकेंडर जो है वो दुरुस्त नहीं, हम इसलिए पेपर रिजेक्ट। एक और बड़ी अहम बात हमें खबरें मिल रही थी कल से, तो इन्होंने जनाब जो उसका फैसला जो है 4 लाइनों का फैसला लिखना होता है भाई, उसमें 4 या 6 लाइनें ज्यादा नहीं होती। जब आपने पेपर रिजेक्ट करना होता है उसमें दलाइल 4 या 6 लाइनें होती हैं, तो आपने उनको कॉपी नहीं दी उनको ताकि वो अपील कर सकें। तो आपने क्यों नहीं दिया? ठीक है, हम गवर्नमेंट का हिस्सा है, सारा कुछ है, लेकिन हमें तो पब्लिक का देखना होता है ना। हम रिटर्निंग ऑफिसर पर बात कर रहे हैं, हम अपनी गवर्नमेंट पे तो नहीं कर रहे, वो हमारी गवर्नमेंट के अंडर तो नहीं है। ठीक है, वो गवर्नमेंट के अपने एडिशनल कमिश्नर है, एसी कमिश्नर, लेकिन ड्यूटी तो उनके रिटर्निंग ऑफिसर की इलेक्शन कमीशन के साथ लगी हुई है। इसलिए हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इन पर निगाह रखे, कार्रवाई करे, और जो कोई अगर कोई दानिस्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हकामात को नजरअंदाज करे तो फिर आप फाफन के इस डिसीजन को अग्री कर रहे हैं कुंवर दिलशाद साहब, कि जिसमें वो कह रहे हैं कि दरख्वास्तें मुस्तरद किए जाने के हवाले से जो फैसले दिए गए हैं उन्हें पब्लिक किया जाए? पब्लिक का तो नहीं होता, जिसने अपील करनी होती है उसको दिया जाता है। जो जिसने अपील की होती है उसको आप पब्लिक करना का जवाब नहीं बनता, पब्लिक नहीं होता। लेकिन जिसने अपील करनी है जाके इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, उसको तो आप फैसले कॉपी देते हैं ना। लेकिन फिर अगर तजवीज़ कुनिंदा और तारीफ कुनिंदा की गलती की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो फिर इतना शोर क्यों है? अगर हम लास्ट इलेक्शंस के फिगर्स को भी देखें तो 200 के करीब उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, उस वक्त इतना शोर नहीं हुआ था। हमने सारे इलेक्शन तक किया, इतना शोर कभी नहीं हुआ। मैंने तकरीबन 4 या 5 तो हमने कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के इंतखाबात करवाए, 7-8 हमने लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात करवाए। कभी किसी हमारे इस तरह से रिटर्निंग ऑफिसर, कभी जनरल परवेज मुशर्रफ के जमाने में 2002 में इलेक्शन हुए, 2008 में तो 2008 में इलेक्शन करवाया, तो वो तो पूरे वर्ल्ड ने एक आधा इससे शानदार इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। मुझे तो अप्रिसिएशन खत मिले वहां से, अपने यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने मुझे खत लिखा। इसके बाद हमारे जो उन्होंने कहा जी बेहतरीन इलेक्शन आपने करवाए, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि ये काम क्या हो रहा है। तो मैं ठीक है, हमारे मैं बड़ा एहतराम करता हूँ इलेक्शन कमीशन का, और चीफ इलेक्शन कमीशन ने बड़ी जंग लड़ी इमरान खान के, उन्होंने जिस अंदाज से इमरान खान को तज़लील किया, तो उन्होंने मुकाबला किया सख्ती से, आईन और कानून के मुताबिक इमरान खान की हर बात को रिजेक्ट किया। लेकिन बहरहाल इस दफा अभी रिटर्निंग ऑफिसर ने एक इसमें सबसे बड़ी कोताही हुई है, इसका जवाब देना पड़ेगा हमारे हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस हजरात को। जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 3 खत लिखे कि आप हमें जुडिशल ऑफिसर दे दें, तो 4 हाई कोर्ट्स और 5वीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन्होंने माजरत कर ली। इसलिए हम बड़ी अफसोस के साथ हम आपकी ख्वाहिश को या इस्तेदार को, दरख्वास्त को कबूल नहीं कर सकते। हमारे काम बहुत ज्यादा हैं, हमारे मुकदमे बहुत ज्यादा। भी 1 महीने की बात थी, आप दे देते। वो पढ़े लिखे लोग हैं, जुडिशरी को समझते हैं। जो हमारे जो ये रिटर्निंग ऑफिसर है, इनको तो पता ही नहीं कि इलेक्शन के स्पेलिंग क्या होते हैं। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने के हवाले से अपील दायर करनी है, उसके हवाले से अभी तक का क्या मौक़िफ़ है इलेक्शन कमीशन का? इलेक्शन कमीशन बड़ा मजबूत मौक़िफ़ है इनका, इसलिए अब ये जाएगा इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो हाई कोर्ट के जज हैं, उनको बहुत से फैसले रिवर्स करते। ठीक है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग में है, जो रपोश है, जो 9 मई के वाक़े में मुलव्वस है, उनके तो पेपर रिजेक्ट करने चाहिए थे, होने चाहिए, तो कानून इजाजत देता है। जो आप बहुत से ऐसे शख्स हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, स्पेन में बैठे, लंदन बैठे हैं, वहां से कागज जमा करवा रहे हैं, वो गलत है। वो ठीक रिटर्निंग ऑफिसर उनके पेपर रिजेक्ट किए। जिनको 9 मई में वाक़े में मुलव्वस है वो भी ठीक रिजेक्ट किए। जो रोपोश हो गए हैं उनके भी रिजेक्ट ठीक किए, वो भी रिजेक्ट के काबिल रिजेक्ट होने चाहिए थे। लेकिन जो आपके सामने पेश हो रहे हैं
उनके तो आप पेपर जो है अपनी तसल्ली से देखें, उनका फैसला इलेक्शन कमीशन के जो ट्रिब्यूनल है वो फैसला कर देगा। लेकिन जो रिपोर्ट है मनी लॉन्ड्रिंग में, करप्शन में मुब्तला है, या जो 9 मई के मुजरम है, कौमी मुजरिम है 9 मई के, वो उनके कागजात नामजदगी कबूल तो नहीं फिर किए। ऐसे लोग बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर तमाम सियासी जमातें जो हैं, अगर इन लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं तो सर क्या कानूनी चाराजोई होती है, क्या अगला प्रोसीजर होता है कि क्या दोबारा से लोग दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं, किसी अपील में जा सकते हैं? आपने एक अरसे तक इलेक्शन कमीशन को सर्व किया है, बताइएगा जरा प्रोसीजर क्या होता है नेक्स्ट? कुछ भी नहीं, देखें आप अभी आज से कल 3 जनवरी है, 3 जनवरी तक जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने अपनी अपीलें करने का उनको कानूनी हक दिया गया है। ठीक, 3 जनवरी के बाद से लेकर 10 जनवरी तक जो हमारे मौजूद जज हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल के, बड़े काबिल तरीन जज अपॉइंट हुए हैं, वो तमाम फैसला 10 जनवरी तक कर देंगे। उनके फैसले के खिलाफ अगर कोई जाना चाहे, वो बहुत कम होते हैं, चंद होते हैं, ज्यादा नहीं होते, तो उनके फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने की गुंजाइश है। ये एक आईनी और कानूनी मरहला है। 12 जनवरी को हातमी लिस्ट शाया हो जाएगी, 13 जनवरी को सिबल दे दिया जाएगा, और आज 3 जनवरी को, आज 2 जनवरी को बहुत अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में हो रहा है, जिसमें आइन के आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह की जाएगी। बाकायदा वो ताहयात है या 5 साल के लिए, क्योंकि पार्लियामानी एक्ट में तब्दीली करके 5 साल कर दिया गया था सेक्शन 232 में, उसमें उसके बारे में बयान है। और 6 जनवरी को बहुत अहम फैसला होना है, जिसमें कि इमरान खान के खिलाफ जितने मुकदमात है उस पर भी हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में वो भी फैसला होना है। 9 जनवरी को पेशावर हाई कोर्ट में बैट के बारे में, इंतखाबी जो निशान है उसके बारे में फैसला डिवीजन बेंच का आना है। और आज या कल जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले नजर सानी की दरख्वास्त दी है, उस पर भी कल जो समाअत हो रही है। ये पूरा जनवरी से 10 जनवरी तक, 12 जनवरी तक बड़े अहम अदालती फैसले हो रहे हैं सामने आने। लेकिन हम ये कहेंगे आपकी वसात से, रिटर्निंग ऑफिसर अपना कानून आइन और देखते हुए करे, और जो को समझ नहीं आ रही इलेक्शन एक्ट के बारे में, तो इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर उनकी खिदमत के लिए मामूर है, हाजिर है, ठीक है, मुझसे मशवरा कर रहे हैं। तो ये हम उनको कहना चाहेंगे, आप इस तरह से आंखें बंद करके किसी के पेपर रिजेक्ट न करें। वो कौम के डिजायर लीडर हैं कौम के, उन्होंने नुमाइंदगी करनी है, उन्हें इलेक्शन लड़ना होता है, तो इस लिहाज से सारे काम को देखें। तो हमारा पूरी पंजाब गवर्नमेंट जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल में उनके साथ खड़ी है और उनके हर तरह से ताउन करेगी, लेकिन उनके मामलात में दखल अंदाजी करने का गवर्नमेंट। ठीक है कंवर साहब, इससे पहले हमने देखा था एक बहुत अहम मरहला था जहां बहुत बेयकीनी थी इंतखाबात की तारीख को लेकर, चीफ जस्टिस ने वो कंफ्यूजन क्लियर कर दी। 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं और अब सवालात जो उठ रहे हैं वो इंतखाबात की शफाफियत पर उठ रहे हैं। अभी तक का सिनेरियो आप क्या देख रहे हैं? इलेक्शन कमीशन जो भी इलेक्शन के मराहिल हैं उनको शफाफ रखने में अभी तक किस हद तक कामयाब आपको दिखाई दे रहा है? नहीं जी, आज की जिस तरह से हमारा मीडिया उजागर कर रहा है उनकी कोताहियों को, उसका एक अच्छा असर पड़ेगा और इलेक्शन तो आपके इंतहाई शफाफ हो जाएंगे, गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि वोटर ने पोलिंग स्टेशन पे जाकर अपना वोट कास्ट करना है, प्रिजाइडिंग ऑफिसरान कैमरे लगे हुए हैं और तमाम उनकी कार्रवाई को जो है मॉनिटरिंग किया जा रहा है। तो इस लिहाज से इलेक्शन तो साफ शफाफ हो जाएंगे। ये जो इब्तदाई सतह पे जो कागजात नामजदगी रिजेक्ट हुए ये भी ठीक हो जाएंगे, ये भी रिवर्स हो जाएंगे, इसमें कोई ज्यादा परेशानी वाली बात तो नहीं है। इस बार आप ये समझते हैं कि कोई भी किसी भी जमात की तरफ से 35 पंक्चर या फिर जो आरटीएस सिस्टम बिठाए जाने की बातें की जाती हैं वो फिर नहीं की जाएंगी, यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? 35 पंक्चर तो वैसे एक अफसाना कहानी थी हमारा, तो ऐसी उसकी तो कोई वो नहीं थी, वैसे अफसानवी एक बातें थी। लेकिन बहरहाल कोई किसी मामले में जो काम हो रहा है डिजिटल का तो मामला नहीं हो रहा पेश, सारे मैनुअली काम हो रहे हैं। सिर्फ आपका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो रिटर्निंग ऑफिसर को रिजल्ट भेजना है वो सबके सामने होगा, वो एक कॉपी बार पोलिंग स्टेशन पर लगाएगा, मीडिया को देगा, साथ ही सबको तमाम तकसीम कर देगा, साथ पोलिंग एजेंट बैठे हुए सबके दस्तखत करवाएगा, तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं होती। ये तो हमारे हारने वाली जमातें खुद अफसाने तराशती है और तमाम मौजूद है। आप अपने पोलिंग एजेंट्स को बैठाएंगे, अपने पोलिंग एजेंट्स को, पोलिंग एजेंट सुबह 8 बजे लेकर रात को 12 बजे तक बैठा रहे, जब तक काउंट नहीं होती, गिनती नहीं होती, सवाल ही नहीं पैदा होता है गड़बड़ हो जाए प्रिजाइडिंग उसके पोलिंग एजेंट के सामने। ये सारी चीजें देखनी पड़ती है, इनकी भी जिम्मेदारी है ना सियासी जमातों को बयान देने की बजाय। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक बहुत बड़ा गैर कानूनदार है। हमें चीफ इलेक्शन कमीशन जो है बड़े जरूरतमंद चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और उनका एडमिनिस्ट्रेटर पर बहुत गहरा कंट्रोल है, तो वो इस मामले में किसी जगह भी उन्होंने अब मैं एक और आपकी खिदमत करूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चारों
चीफ जस्टिसों को चीफ सेक्रेटरीज और आईजी को खत लिख दिए और पंजाब में जहां ये कागजात नामजदगी जो छीना झपटी हुई थी उस पर भी उन्होंने चीफ सेक्रेटरीज और आईजी से जवाब तलब किया है। सही। अच्छा, कुंवर साहब ये भी बताएगा, पीटीआई को अगर बल्ले का निशान वापस नहीं मिलता तो उनके जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो आजाद तस्वुर होंगे, और अगर वो आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ते हैं तो हर एक कैंडिडेट का अपना अपना एक इंतखाबी निशान होगा। इसमें दरअसल जो हुआ है ना, ये बैट का निशान, ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का फैसला दुरुस्त है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बहुत गौर व खोज करने के बाद इनको बताया कि आपका जो इंटर पार्टी इलेक्शन हुआ है वो आपके दस्तूर की खिलाफ वर्जी है, हमारा एक्ट उसमें शामिल नहीं होता, इलेक्शन एक्ट कोई शामिल नहीं होता, आपने अपने दस्तूर के खिलाफ इंतखाबात जो कराए वो दुरुस्त नहीं थे। बहरहाल बैट का निशान जो है अदालत में चला गया। अब अगर किसी वजह से आपका जो सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमने इस बड़े कॉलम लिखे हुए, कल भी छपा हमारा, अगर किसी वजह से बैट का निशान इनको पीटीआई को नहीं मिलता तो तहरीक इंसाफ कौमी धारे से बाहर हो जाएगी। उसके लिहाज से इनके आजाद उम्मीदवार खड़े होंगे, किसी को मटका मिलेगा, किसी को लोटा मिलेगा, किसी को घड़ी मिल जाएगी, वो निशान मुख्तलिफ निशानात होंगे, आजाद उम्मीदवार भी होंगे, निशानात मुख्तलिफ होंगे, उनका वोटर कंफ्यूज हो जाएगा। नंबर 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बात, तकरीबन 200 नशिस्तें हैं, मखसूस नशिस्तें सूबाई असम्बली के और कौमी असम्बली में शामिल करके बाकलियत के लिए, उसमें इनको नुमाइंदगी नहीं मिलेगी। नंबर 3, मार्च के पहले हफ्ते में सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, 52 सीटें खाली हैं, तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार वहां खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि आजाद उम्मीदवार की गुंजाइश नहीं है, तो इनको तो कौमी धारे से बाहर हो जाएंगे। ये तो बहुत बड़ा इनको नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा। लेकिन कुंवर दिलशाद साहब, इतना सख्त फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ही क्यों इलेक्शन कमीशन की तरफ से? माजी में तो हमने पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी इसी तनाजुर में देखे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी इसी तनाजुर में देखे हैं। साल सवा साल इलेक्शन कमीशन कहता रहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लिए जाएं, अगले साल जाकर मार्च में या अप्रैल में गालिबन उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते और वही बिला मुकाबला हम देखते हैं कि मरीम नवाज की मुंतखब क्या होती है, उसका ऐलान होता है, कोई पार्टी सदर मुकर्रर हो जाता है। हमने देखा कि बहुत से रहनुमा ऐसे थे जो पार्टी छोड़कर भी चले गए, जिसमें शाहिद खान अब्बासी साहब भी थे। वो इलेक्शन कमीशन की नजर में इंतखाबात दुरुस्त हैं? देखें, इसमें एक बड़ा पॉइंट है आपका, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आज खुद नोटिस लेने का मिजाज नहीं है। तहरीक इंसाफ की बदकिस्मती है ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन से पता नहीं क्यों घबराते हैं। ये जस्टिस वजीरुद्दीन ने इनके सारा 2012 के इलेक्शन को कालदम करार दे दिया था, बल्कि इनके इंतहाई सीनियर वाइस चेयरमैन थे जस्टिस वजीरुद्दीन, उन्होंने कहा कि ये इंतखाबात इंट्रा पार्टी इलेक्शन में धांधली हुई है, पैसे की तकसीम हुई। मुझे खुद ऑनरेबल प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब बड़े साफ गो आदमी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उनको कहा कि 2012 में मुझे साजिश के तहत पैसे देकर मुझे हराया गया और मुझे सेक्रेटरी जनरल नहीं बने दिया। वो खुद इतराफ करते हैं इसका उनका इलेक्शन गलत था, लेकिन बहरहाल किसी को चैलेंज हुआ, उन्होंने खुद ही जस्टिस वजीरुद्दीन ने उसको चैलेंज खत्म कर दिया था। फिर इसके बाद 2017-16 में इंतखाबात 17 में इंतखाबात हुए, वो भी चैलेंज हुए। इनके अपने आदमी चैलेंज करते हैं, बाहर से आदमी नहीं चैलेंज करता। फिर इसके बाद 2022 में इलेक्शन कमीशन ने 21 में 19 में बार बार किया। फिर उन्होंने क्या किया, अजीब व गरीब कहानी है, इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशनली मनसूख कर दिया, दस्तूरी खत्म कर दिया पार्टी का, इलेक्शन कमीशन को इतला ही नहीं दी। फिर इसके बाद सारे ओहदेदार फारिग कर दिए, इलेक्शन कमीशन ने कोई इतला नहीं दी। इलेक्शन बार बार लिख रहा था कि आप इंतखाबात तो करवाएं। 2 साल से इलेक्शन कमीशन खत लिखा, इलेक्शन कमीशन ने 15 खत लिखे चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, आप पार्टी का इलेक्शन करवा लें, कोई जवाब नहीं दिया। तो इसलिए अब बाकी जो पार्टी जो आप फरमा रही है, उनकी खुशकिस्मती ये है कि उनकी इलेक्शन को किसी ने चैलेंज नहीं किया। अगर उनकी पार्टी का कोई आदमी चैलेंज करता तो फिर इलेक्शन कमीशन टेक आउट करता, बकायदा इंक्वायरी करता, बुलाता, तलब करता। लेकिन सर अकबर बाबर साहब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, वो तो साबिक रुकन हो चुके हैं ना। जब उस जमात का हिस्सा ही नहीं है तो फिर किस तरीके से चैलेंज करना, किस तरीके से इंपॉर्टेंस देना? मतलब ये नहीं कि पिछले 2 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ होता रहा है, तब तो हमने देखा नहीं कि उनके ट्विटर से एक ट्वीट भी निकली हो या फिर उन्होंने मीडिया पर आकर कोई गुफ्तगू की हो या अपने बाकी रहनुमाओं को कहा हो कि भाई आपने जो वाकया या जो सानिया पेश, मतलब जो जिस मामले में आप मुलव्विस थे उसकी मत की हो। अचानक से वो मंजर आम पर आ जाते हैं और कहते हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो उसको चैलेंज कर रहे हैं। अकबर बाबर को इलेक्शन कमीशन ने फारिग कर दिया था कि आपका इसमें कोई रोल नहीं है, उनको फारिग कर दिया था।
उनके अंदर जो है 8 जो है, इनको मैं 2-4 में जानता हूँ, वो बाकायदा एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं। अच्छा, 3-4 को मैं पर्सनल जानता हूँ। उन्होंने चैलेंज किया, अकबर असबाब को फारिग कर दिया था इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कि नहीं आपकी तक बस खत्म, आपका फॉरेन फंडिंग केस तक सब हम देख लिया, इंटर पार्टी इलेक्शन में आपका, क्योंकि आपको 2011-12 में आरफ अलवी साहब जो सेक्रेटरी जनरल थे पार्टी के, उसको फारिग कर दिया था, उनकी बुनियादी रिपोर्ट खत्म कर दी थी। अब वो नहीं है, लेकिन जो बाकी जो 4-5 आदमी मैं जानता हूँ वो तो बाकायदा एग्जीक्यूटिव मेंबर थे उनके। उन्होंने कहा एक और बड़ी बात, जब इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि जनाब आपका चेयरमैन का इंतखाब हो रहा है गौर अली खान का, उनका कागजात नामजदगी दिखा दें। जी हमारे तो कागजात नामजदगी हमें छुपाया ही नहीं। आप अच्छा इलेक्शन करवा रहे हैं कि चेयरमैन का इंतखाब हो रहा है, कागजात नामजदगी नहीं है, उसमें प्रपोजल होता है, सेकेंडरी होता है, बेशक वो गैर मुकाबले के हो जाए, लेकिन सारा कार्रवाई था ही नहीं उनके पास। उन्होंने कहा जी आपने चीफ इलेक्शन कमीशन को हटा दिया, आपके दस्तूर में लिखा हुआ है कि वो 5 साल की मुस्तकबिल है और उसको आप हटा नहीं सकते, आपने हटा दिया। उसमें हमारे बड़े अच्छे पाकिस्तान के कानूनदान हैं सईद अली जफर साहब, उनके इतराफ कर लिया कि हाँ इसमें बेकायदगी हुई है, इन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन का अपॉइंट गलत किया। जब चीफ इलेक्शन कमीशन पार्टी का गलत अपॉइंट हो गया, उसका पूरा इलेक्शन में तो गलत हो गया ना। तो ये चीजें तो खुद अली जफर साहब ने तस्लीम की। ठीक है, बहुत शुक्रिया साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। आगे बढ़ते हैं नाजरीन और एक वायरल वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के ये मनाजिर हैं जहां शॉपिंग मॉल के अंदर हमने देखा कि किस तरह से जो खौफनाक मनाजिर लोगों ने देखे हैं, इन मनाजिर को कैप्चर भी किया गया है। इस शॉपिंग मॉल में 12 फीट लंबे और 597 किलोग्राम के भारी भरकम मगरमच्छ ने एंट्री दी है और बड़ी ये खौफनाक किस्म की एंट्री थी, जिसे देखकर वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद थी, वो तमाम दंग रह गए हैं, परेशान हो गए और वहाँ पर लोगों की दौड़ें लग गई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर हमने ये भी देखा कि वीडियो में देखा जा सकता है कि वाइल्ड लाइफ के एहलकारों ने किस तरीके से उस मगरमच्छ को पकड़ा, सिचुएशन को रेस्क्यू किया, जबकि खुशकिस्मती से मगरमच्छ ने शॉपिंग मॉल में किसी भी शख्स को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन अनवार, क्या वो मगरमच्छ वहाँ पे शॉपिंग के लिए गया था? पता नहीं शॉपिंग के लिए गया था कि लोगों को डराने के लिए गया था, लेकिन ये बहुत ही वैसे खतरनाक किस्म का एक एक्सपीरियंस जो है लोगों ने। अच्छा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, देखें एक मगरमच्छ शॉपिंग मॉल में गया, लोगों के सामने से गया होगा ना, बाहर कोई चीख पुकार कुछ नहीं, किसी गार्ड ने नहीं देखा, किसी ने कुछ नहीं देखा, और जंगल के रास्ते के थ्रू शायद कोई एंट्री हो जहां से सामान आता हो, तो शायद कार्गो वाला जो एरिया है वहां से शायद एंट्री ली हो। लेकिन बड़ा ही खौफनाक किस्म का एक्सपीरियंस होगा जितने भी लोग वहां पर मौजूद होंगे, क्योंकि और जितना उसका वेट बताया जा रहा है और जिस तरह का ये खूनखार और खतरनाक जानवर है, तो मेरा ख्याल है लोगों की वहां पर जान पर बनाई होगी। और जो दौड़े लगी है वो बिल्कुल ठीक में दौड़े लगी है, और जिस तरह से वाइल्ड लाइफ के एहलकार तो बड़े प्यार से उठा के लेके जा रहे हैं, क्योंकि इनकी तो रूटीन वर्क है, इनकी तो आदत होगी। जिस तरह से उन्होंने पकड़ा हुआ है, जिस तरह से उसको कैरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी शख्स को, किसी भी इंसान को यहाँ पर नुकसान नहीं पहुंचा है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद, हेडलाइंस के बाद बल्कि आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। स्टे ट्यून्ड इन पाकिस्तान। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। जैसे कि प्रोग्राम के शुरू में भी हम डिस्कस कर रहे थे कि बारिश हो नहीं रही है और इस खुश्क सर्दी की वजह से बहुत से मसाइल का सामना हम सबको ही करना पड़ रहा है। स्मोक भी बहुत ज़्यादा है, फॉग भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का जो आगाज़ है वो इस वक्त हो चुका है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नमूनिया का शिकार भी हमें दिखाई दे रहे हैं। शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है इस वक्त हम देख रहे हैं कि 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत बताया जा रहा है वो 14 डिग्री तक जा सकता है। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अभी मुल्क भर में बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है। और महकमा मौसमियात ने भी इस हवाले से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसम शदीद सर्द रहने की पेशगोई की है। इस्लामाबाद का भी ये कहा जा रहा है कि मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि सुबह के औकात में बाज़ मकामात पर धुंध का इम्कान भी है। और खैबर पख्तूनख्वा के जो बेशतर इजला हैं वहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि जो बालाई इजला हैं वहाँ पर तो शदीद सर्द रहेगा। सुबह और रात के औकात में भी अब यही कहा जा रहा है कि धुंध छाए रहने का इम्कान है। बिल्कुल ऐसा ही। और इस मामले पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग सर। इसे गुड मॉर्निंग बोलें, फॉगी मॉर्निंग बोलें, क्या बोलें, क्योंकि बारिश तो हमें किसी सू पड़ती हुई नजर नहीं आ रही। आगे आने वाले हफ्तों में क्या चांसेस हैं?
जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, बारिश असल में दिसंबर भी पूरा एक तरह से ड्राई गया है, कोई खास काबिल जिक्र बारिश नहीं हुई कहीं भी, और इसी तरह से जनवरी के भी पहले 8-10 दिन लग रहा है कि कोई ऐसे खास बारिश नहीं है, कम से कम एक हफ्ता। तो इम्कान है 7 या 8 तारीख से एक वेव आएगी, बलूचिस्तान में दाखिल होगी, ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते से जो वेस्टर्ली वेव होती है। तो देखिए अब उसके असरात कहाँ कहाँ तक होते हैं। बलूचिस्तान में तो उम्मीद है कि हो जाएगी, अच्छी बारिश हो जाएगी कुछ एरियाज में, खासकर सेंट्रल और नॉर्थ बलूचिस्तान, साथ साथ पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्की है वहाँ पर इस स्पेल के नतीजे में। तो अब इम्कान एक है कि सेंट्रल पंजाब और उससे ऊपर के कुछ इलाकों में उसके कुछ ना कुछ असरात होंगे, कहीं हल्की कहीं दरमियानी बारिश मुतवक्की है। तो फिर ही इसकी शिद्दत में कमी आएगी फॉग की। अच्छा स्पेल बारिश का, हवाओं का गुजरेगा। तो सरफराज साहब ये कब तक एक्सपेक्टेड है? ये 8 तारीख से आगे एक्सपेक्टेड है, 8 जनवरी से। और जनवरी का जैसे मैंने आपको बताया कि उम्मीद है कि 2 स्पेल एटलीस्ट होंगे बारिशों के। एक यानी ये 8 जनवरी से 7 से कहीं हो सकता है, फिर कहीं पर 8 और 9 तक ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर कोई जनवरी के वेस्ट में 14, 15, 16 जनवरी के आसपास एक और स्पेल मुतवक्की है। उसमें इम्कान है कि जो फॉग हमारा कोर एरिया है फॉग का, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है इन दिनों को, यानी अगला जो स्पेल होगा उसमें इम्कान है कि लाहौर और गिरदनवा में भी अच्छी बारिश हो जाए, और फिर फॉग के कम होने के या छटने के इम्कान होंगे। अच्छा सर, ये तो आपने बलूचिस्तान वाली साइड की सूरत हाल में बताया ना कि वहां पर 6 से 9 तक की तारीखों के दरमियान बारिश हो सकती है। ये जो पंजाब के इलाके हैं यहाँ पर सूरत हाल क्या है, और जो पहाड़ी इलाके हैं उधर क्या सूरत हाल है? क्योंकि वहां पर भी फॉग मजीद बढ़ती चली जा रही है, और खुश्क सर्दी की वजह से पूरे पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि नज़ला, खांसी, बुखार और अब तक नमूनिया ने भी जो है वो अपना गढ़ बना लिया पाकिस्तान को। जी बिल्कुल, जो ड्राई कंडीशंस होती है ना, असल में वही दिसंबर बहुत ही जैसे कहना चाहिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्राई गया है, उसमें कोई बारिश ऐसी काबिल जिक्र नहीं हुई। और जाहिर है कि जो कुछ एरियाज में मैदानी इलाकों में फॉग मुसलसल अब प्रोलॉन्ग कर गई है एक तरह से, यानी शाम से ही शुरू हो जाती है और अगले दिन 10-11 बजे तक बहुत थिक फॉग रहती है। तो उससे मौसम एक तरह से ठंडा होता है और वो इस तरह की बीमारियों का बायस बनता है। तो देखिए इसमें जनवरी यानी समर के मुकाबले में जनवरी में उम्मीद है कि 2 या 3 स्पेल बारिशों की और बर्फबारी के पहाड़ों पर अच्छे एक तरह से गुजरेगा। 2 स्पेल गुजरेंगे तो उसमें कंडीशंस बेहतर हो जाएंगी, उम्मीद है। ठीक है सरफराज साहब, टूरिस्ट जो है उनके लिए क्या एडवाइजरी फिर जारी की गई महकमा मौसमियात की तरफ से? क्योंकि फिर बर्फबारी भी स्टार्ट हो जाती है, रास्ते बंद होना शुरू हो जाते हैं, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। देखिए अभी तो कोई ऐसी इशू नहीं हुई एडवाइजरी। असल में जो स्पेल होता है जो एक तरह से यकीनी जब हो जाता है तो उससे 3 या 4 दिन पहले इशू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि शुमाली इलाका जात जो है बलूचिस्तान में तो मुतवक्के है इस वेव के नतीजे में 7 से लेकर या 8 से लेकर 1-2 दिन का 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का स्पेल होगा। लेकिन ऊपर जो केपी के बेशतर इलाके हैं और इस तरह से हज़ारा डिवीजन में गलियात का एरिया आ जाता है, मरिया आ जाता है, तो उसमें इस स्पेल के नतीजे में कोई ऐसी ख़ास दिखाई नहीं देता कि ये वहाँ तक स्प्रेड करेगा या वहाँ तक प्रोलॉन्ग करके एक तरह से प्रिवेल कर सकता है ये स्पेल जो है। लेकिन अगला स्पेल तो जाहिर है वो 14-15 जनवरी के आसपास होगा, तो उससे कोई 2-3 दिन पहले फिर एडवाइजरी बाकायदा इशू हो जाएगी, प्रोवाइडेड कि ये स्पेल जैसे कि अभी दिखाई दे रहा है वैसे ही बरसता है। अच्छा सरफराज साहब, किसानों के लिए क्या अपडेट है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सी फसलें जो हैं वो आने वाले 2 से 2.5 माह में काश्तकारी के लिए हम देखते हैं ना वो क्रशिंग का जो वक्त है वो शुरू हो जाता है, तो बारिश हो नहीं रही, सख्त सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है। अगर खुदा न खास्ता बर्फबारी की तरफ हम बढ़ते हैं तो आपको पता है फसलें सबसे ज्यादा मुतासर होती हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि खुराक का बहरान ये अलमिया एक अलग तरीके से जन्म ले लेता है। तो वहां पर आप क्या देख रहे हैं कि सिचुएशन किस तरीके से जो हमारे किसान बहन भाई हैं वो इस चीज को बियर करें और इन मामलात में ये अगर मामलात एहतियात कर लें तो चीजें बच सकती हैं? देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि जब खुश्क साली चल रही हो और पानी का ज़ाहिर है कि आपको उतनी जैसे इरसा अपनी स्टैटिस्टिक्स बताती रहती है, उसको बताते रहती है कि जी इतना पानी की कमी है और इतना पानी आप जुडिशियस तरीके से इस्तेमाल करें। तो ख़ासकर जो खेती बाड़ी है वो किसान भाई जो नहरी पानी से वो करते हैं अपनी ज़मीनों को सैराब, तो उसमें फिर एक तरह से रखना पड़ता है उनको, पानी की सूरत हाल को सामने रखते हुए अपनी फसलों को वो करें, मतलब उसकी जैसे कहते हैं ना पानी की दस्तयाबी उस तरीके से की जाए।
और दूसरा ये कि जो सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो कुछ जैसे रात का टेम्परेचर 0 डिग्री या उससे कम हो जाता है मैदानी इलाकों में, कुछ एरियाज में, खासकर शुमाली इलाका जहाँ जो है पाकिस्तान के इस्लामाबाद से ऊपर के जितने एरियाज हैं, तो जो मकामी फसलें होती हैं उनको उससे ना बहुत ज़्यादा सर्दी से, यानी जैसे पाला कहते हैं या कोहरा कहते हैं, वो जो पड़ता है तो वो नुकसानदेह होता है, तो उससे बचाव की तदाबीर की जाए कुछ ना कुछ। ठीक है, बहुत शुक्रिया चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और कि अब जो हम देख रहे हैं एक्सपेक्टेड बारिशें हैं वो फिर इस हफ्ते के बाद अब ये कहा जा रहा है। हाँ, लेकिन दुआ कीजिए कि ये बलूचिस्तान वाले एरिया में ही सिर्फ हमें बारिशें होती हुई नजर नहीं आए, बादल जो हैं वो झूमकर इस तरफ भी आ जाए, पंजाब के एरिया में, सिंध के एरिया में, केपी के एरिया में, ताकि लोगों के लिए जो है ना वो बेहतरी हो जाए। और बारिश का इंतजार इसे पूरा पाकिस्तान कर रहा है, कोई एक शहर, कोई एक कस्बा, कोई एक गली, कोई एक सूबा नहीं, बल्कि इस वक्त जो बारिश है ना, अब हमें जाके महसूस होता है कि अल्लाह ताला ने अगर पाकिस्तान को चारों मौसमों से नवाज रखा है तो ये रहमत हम लोगों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट। अच्छा, बारिश का तो इंतजार किया जा रहा है, साथ ही साथ पाकिस्तान की जीत का बड़ी शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है कि पाकिस्तान किसी ना किसी तरह तब रहमत के बादल कब बरसेंगे, हरा दे, किसी ना किसी तरह भी हरा दे। तो जो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतने का हमारा एक ख्वाब था वो एक बार फिर से पूरा नहीं हुआ है, और उसके बाद अब जो व्हाइट वॉश का खतरा है वो भी पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तानी अवाम के सरों पर इस वक्त हमें मंडलाता हुआ दिखाई दे रहा है। और किस हिकमत अमली से मैदान में आना है, किस तरह से फाइट बैक करना है, किस तरह से ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम देना है, उसकी तैयारियां इस वक्त सिडनी के तारीखी ग्राउंड पर शुरू हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे। वैसे उम्मीद तो यही है कि टीम पाकिस्तान जो है वो माजी करीब की गलतियों को रिपीट ना करे, क्योंकि दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुल्की क्रिकेटर की खिदमत लेने का जो सिलसिला है वो भी बदस्तूर जारी है। अब देखिए ना कि साबिक फास्ट बॉलर जो है, हाँ बिल्कुल है कि हम हमेशा से गैर मुल्की इंपोर्ट करते थे, तो इंपोर्ट जब हम बाकी चीजों की बंद कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है फिर हमें इस तरह का जो टैलेंट है उसकी भी बंद करनी चाहिए। हमारे पास जो टैलेंट मौजूद है उसको यूटिलाइज करना चाहिए सबसे पहले। बिल्कुल ऐसे ही। और ऐसे भी हमने ये देखा कि अब जो साबिक फास्ट बॉलर जुनैद खान है उन्हें अंडर 19 की टीम का कोच बना दिया गया है, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज की तैयारी के लिए ट्रेनिंग कैंप भी शुरू कर दिया है, जिसमें अहमद शहजाद भी हिस्सा ले रहे हैं। तस्वीर में वो दिखाई दिए हैं। और उसके बाद सोशल मीडिया पर फिर ये सारिफीन ने पूछा भी है कि क्या अहमद शहजाद दोबारा से एक्शन में दिखाई देंगे, स्क्वाड का हिस्सा होंगे। तो बेस्ट विशेस है अहमद शहजाद के लिए भी कि अगर उनकी भी वापसी होती है, बड़ा जबरदस्त वो परफॉर्म करते हमें दिखाई दे रहे हैं डोमेस्टिक में भी। और ऑस्ट्रेलिया में मौजूद शाहिद आफरीदी ने जब एक तकरीब के दौरान मज़ाही अंदाज में मोहम्मद रिजवान को T20 का कप्तान बनाने का कहा, तो उस पर शाहीन के और रिजवान के जो मुस्कुराहट थी देखने लायक थी। बिल्कुल ऐसे ही है। और साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ियों पर कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों की बात की जाती है, उन जुर्मानों का ऐलान करने वाले टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने खुद ही डिसिप्लिन तोड़ दिया है, और वो अपनी एक फ्लाइट से मिस हो गई मेलबर्न से सिडनी जाते हुए। तो फिर जो चंद घंटे बाद दूसरी फ्लाइट थी उससे वो सिडनी पहुंचे हैं। तो इसी हवाले से मजीद बात करेंगे स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया। इरफान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। टेस्ट सीरीज तो अनफॉर्चुनेटली हम हार चुके हैं, जो पाकिस्तानी टीम से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। दूसरे टेस्ट में बड़ा अच्छा मौका था हमारे पास। तीसरे टेस्ट मैच से अब आप क्या समझते हैं, किस तरह से व्हाइट वॉश से बचा जा सके, क्या पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? कुछ गलतियां हमने देखा कि वो रिपीट टेलीकास्ट हो रहे हैं, कैचेस जो छोड़े जा रहे हैं, बाबर जिस तरह से आउट हो रहे हैं, तो वो सवालात अब उठ रहे हैं इन तमाम चीजों पर। देखिए, इसको ओवरऑल हम अगर सारा एनालाइज करें तो सबसे पहली चीज जो आई पर्सनली फील कि टीम सिलेक्शन ठीक नहीं हुई। टीम सिलेक्शन के लिहाज से मेरा मानना ये था कि आपको ऑस्ट्रेलिया के साथ आप कन्वेंशनल क्रिकेट खेल के नहीं जीत सकते। आपको एग्रेशन चाहिए था, एक इम्पैक्ट प्लेयर चाहिए था, जो कि अब तीसरे मैच में आप साइम अयूब को अटैक करने जा रहे हैं। मैं बड़ा फोर्सफुली ये बात कर रहा था, और मैंने समहाउ मैनेजमेंट को भी ये काफी बार ये कहा कि आप साइम अयूब जैसे बच्चे के साथ चांस लें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर लेट्स सपोज इमामुल हक को अगर आप रिलेट करते हैं तो वो अगर 50 गेंदें खेल के 10 रन कर रहे हैं, 150 बॉलें खेल के 50 कर रहे हैं, तो वो एज ए ओपोजिशन वो समझते हैं कि ये प्लेयर हमें डेंट नहीं कर रहा। अगर आप इनकी कंपैरिजन में मिचेल मार्श के इनिंग्स देखते हैं तो वो 70 बॉलों पे 80 कर रहा है। तो वो अब जिस तरह की मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड है उस लिहाज से आपको इम्पैक्ट प्लेयर चाहिए था। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया के 5-6 लेफ्ट हैंडेड है, आपको एक ऑफ स्पिनर मस्ट चाहिए था। आपने इमरजेंसी में साजिद खान को ट्रेवल कराया जब आपने देखा कि नोमान भी इंजर्ड हो गए हैं, दूसरा स्पिनर भी इंजर्ड है, तो बट आपने उसको टीम का पार्ट नहीं बनाया। फिर भी चले आप क्रेडिट दे सकते हैं कि बॉलर्स ने लास्ट मैच के अंदर
मेलबर्न में 20 आउट किए। प्रॉब्लम तो सबसे बड़ा आ रहा है, एक तो ये आ रहा है कि आपके बैटर की और उनके बैटर की स्किल लेवल का बहुत फर्क है। दूसरा, कैचेस की आपने बात बिल्कुल ठीक की, वो बड़े क्रूशियल कैचेस थे। अगर कैचेस वुड हैव बीन टेकन तो सिनेरियो रिजल्ट कुड हैव बीन डिफरेंट एज वेल, बट कैचेस हमने बिल्कुल ड्रॉप किए। और अब्दुल्ला शफीक ने खासतौर पर मिचेल मार्श का जो कैच ड्रॉप किया, शायद वही टर्निंग पॉइंट था। उसके अलावा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये माइंड के अंदर ये चीज चलती है इनके कि हम 29 साल से ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच नहीं जीते, तो शायद अभी भी नहीं जीत सकते। अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें तमाम बैटर्स की, तो वो दूसरे पे डिपेंडेंट है कि शायद ये कुछ करेगा। जी। और बाबर का आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया। बाबर का अगर हम एक इस साल के अंदर एनालाइज करें तो 22 की एवरेज है टेस्ट मैचेस के अंदर। कभी अपने कैरियर में मैन ऑफ सीरीज नहीं हो पाए टेस्ट मैचेस में। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है उनके लिए, बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए कि हमारा नंबर 1 बैटर रेड बॉल में परफॉर्म नहीं कर पा रहा। और हम ये देख रहे हैं कि पहले वो लेग स्पिनर पे आउट हो रहे, गुगली नहीं लीड कर पा रहे। फिर अगर वो उनका मसला थोड़ा खत्म हुआ तो फिर वर्ल्ड कप आपको याद होगा, एशिया कप याद होगा कि वो मिड विकेट पे आउट होते थे। उससे थोड़ा बाहर आए तो फिर बाहर निकलने वाली बॉल पे पहले टेस्ट मैच में दोनों दफा एक तरह ही आउट हुए। अच्छा इरफान, जो आप बाबर की बात कर रहे हैं, लेट मी एड समथिंग। कुछ एक्सपर्ट्स के हवाले से अगर बात की जाए, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स की मैं बात करूं, तो वो ये राय भी रख रहे हैं कि शायद बाबर को वक्त से पहले किंग बना दिया गया। अभी उन्हें बहुत क्रिकेट खेलना थी और क्रिकेट खेलना है, हमने बहुत जल्दी उनका कंपैरिजन करना शुरू कर दिया विराट कोहली के साथ। सो हो सकता है कि ये चीज भी जो है वो थोड़ी सी डिसएडवांटेज दे रही हो उनकी परफॉर्मेंस को। देखिए सर, आप दो चीजें हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान का सबसे बेस्ट बैटर है, इसमें तो चला कोई डाउट नहीं है। हमारा मसला ये है कि कुछ अच्छा थोड़ा परफॉर्म करते हैं तो हम बहुत ज्यादा प्रेस करते हैं, थोड़ा नीचे जाते हैं तो एकदम भूल जाते हैं। तो दोनों सिनेरियो बड़े गलत हैं। बाबर पे एक क्रिटिसाइज जरूर बनता था कि बाबर ने, जिस तरह कोहली ने मैच विनिंग इनिंग खेली है, वो बहुत कम है। बाबर पहले बैटिंग करते हुए तो रन्स करते हैं, जब अगर ओडीआई के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें या T20 में भी देखें तो चेजिंग में उनकी बहुत रेयर आपको परफॉर्मेंस नजर आएंगी जिसमें उन्होंने रन्स करके टीम को जिताया। तो अगर लार्जर देन लाइफ या लेजेंड बनना है तो चेस करके रन जिताने होंगे। जिस तरह विराट कोहली के अगर आप देखें एक डेकेड के अंदर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस है, तो ये एक चीज लेजेंड या किंग बनने के लिए जरूरी है। और ये मेरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंस इसमें रखता हूँ, आपके 30-40 रन उस 100 से बेहतर है जिससे आपकी टीम जीते। तो ये एक हमारे बैटर को ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। जो मैच विनर होता है वो पर्सनल माइलस्टोन नहीं देखता कि मैंने अपने 30 करने हैं, 40 करने हैं, 50 करने हैं। तो ये समहाउ बाबर और रिजवान दोनों पे चीज आती है। T20 में भी अगर आप देखें तो ये T20 के अंदर भी जरा स्लो खेलते हैं, और जिसमें पावर प्ले की यूटिलाइजेशन आपने या 6 ओवरों में तेज खेलना, उसके बाद आपने ओवर टोटल कितना लगा रहे हैं ओवरऑल, आप अगर 140-50 कर रहे हैं तो वो भी आपकी टीम के लिए तो बेनिफिशियल नहीं है। तो आपने मॉडर्न डे क्रिकेट की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली चलना है। लेकिन इरफान, मॉडर्न डे क्रिकेट की अगर डिमांड हो चुकी है और तमाम टीमें इस चीज को जानती हैं, तमाम टीमें इस चीज पर काम कर रही हैं, तो पाकिस्तानी टीम फिर हमें इस पर काम करते क्यों नहीं दिखाई दे रही है? उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, खेलना नहीं चाह रहे हैं। T20 में भी जैसे आप बात कर रहे हैं, हम शुरू में बहुत ज्यादा स्लो खेलते हैं, और टेस्ट की तो फिर मेरा ख्याल है बात ही छोड़ दें। बिल्कुल, ये जो टीम मैनेजमेंट आई, मोहम्मद हफीज साहब जो आए और इनकी जो बाकी मैनेजमेंट थी, शान मसूद ने भी इवन बात तो यही की कि हम पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलेंगे, डिफरेंट नजर आएगा। बट देखिए, एग्रेशन के साथ भी ना आपको कंट्रोल्ड एग्रेशन चाहिए होता है। उसकी प्राइम एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन आपको नजर आते हैं। ये भी कहीं ना कहीं मैच के अंदर रुकते हैं जब इनके 3-4 आउट होते हैं। आपको लास्ट मैच में याद होगा जब 16 पे हमने 4 आउट कर दिए थे, तो थोड़ा टाइम ये भी रुके थे। उसके बाद इन्होंने काउंटर अटैक किया पाकिस्तान पे। तो ये कंट्रोल्ड एग्रेशन भी समझना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि हर बॉल पे छक्का मारे। अब उस एग्रेशन का क्या करना आपने कि 4 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाता है, 5वें दिन पे भी नहीं मैच जाता। तो ये आपको रियलाइज करना है कि हर फॉर्मेट की डिमांड डिफरेंट है। बातें तो इस थिंक टैंक ने भी बहुत की कि हम ऐसे खेलेंगे, हम मॉडर्न डे क्रिकेट को अडॉप्ट करेंगे, बट इवेंचुअली क्या हो रहा है, एक तो आप जीत नहीं पा रहे, और दूसरा आपके अगर 1.5 दिन या 2 दिन आपके पड़े हैं और उससे पहले ही आप घर जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तो चीजें गलत कर रहे हैं ना आप। तो ये आपको अपने क्वालिटी प्लेयर्स चाहिए जो हर फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आपने डिसाइड करना है कि किसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पे बनती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जिनको हमने हीरोज बनाया, जैसे मामूल हक की मैंने बात की, ये सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर है। इनकी टेक्निक आपको बताती है कि ये शायद ऑस्ट्रेलियन कंडीशन या साउथ अफ्रीका जाएंगे तो ये एक्सपोज हो जाएंगे। तो अब आपको क्या है, अब मॉडर्न डे की डिमांड ये है कि ऐसे लड़के लेके आने हैं जो दलेर हों
और जिनके पास तमाम तरह की शॉर्ट्स हो, जैसे मैं बार बार बैंक कर रहा हूँ कि आपके पास साइम अयूब अवेलेबल है, अगर वो 21-22 साल का लड़का है, आज उस पर इन्वेस्ट करें, कल को 1-1.5 साल, ये नहीं कि आते साथ वो सेंचुरियां लगा देगा, बट एक ऐसी कमोडिटी है जब वो चलेगा तो आप देखें कि वो अगर 50 गेंदें खेल जाता है तो आपका रन ऑन बोर्ड क्या आएगा, और जब वो एक ओवर में या 2 या 3 बाउंड्रीज लगाता है तो उसके साथ आपकी ऑपोजिशन पे क्या कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन को हराने का बड़ा एक सिंपल फॉर्मूला है, वो मंत्रा ये है कि आपने उनके ऊपर अटैक करना है। कन्वेंशनल क्रिकेट में वो स्किल वाइज दुनिया से, पाकिस्तान से नहीं दुनिया से बहुत आगे है, तो वो तो उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि 6 दफा के ओडीआई के वर्ल्ड चैंपियन है, टेस्ट चैंपियनशिप उन्होंने जीती, 2 साल पहले T20 वर्ल्ड कप जीता, और खासतौर पे ये जो उनका बंच बना हुआ है 11 लड़कों का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इनको हराने के लिए आपको उनपे अटैक करना पड़ेगा। आपने इस पिछले मैच में कुछ चीजें ठीक भी की हैं, आपने जब अटैक किया उनके ऊपर, आप देखें वो काफी वेवर्ड नजर आए। लेकिन इरफान, हम ये देख रहे हैं कि हम अटैक ना प्लेयर्स पर करने के बजाय गलती से शायद एम्पायर्स पर कर रहे हैं कि वो सही तरीके से फैसले नहीं कर रहे हैं। हमने देखा कि लास्ट मैच में रिजवान के थर्ड एम्पायर की तरफ आउट करार दिए जाने के बाद अब ये सोचा जा रहा है कि थर्ड एम्पायर के लिए AI का, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टूल है वो यूटिलाइज किया जाएगा। फ्यूचर में आप ये डिसीजन किस तरीके से देख रहे हैं, हेल्पफुल होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, एक तो पहले भी ऑलरेडी टेक्नोलॉजी की जिस तरह बात की जाती है, टेक्नोलॉजी कर्स की भी बात करना शुरू कर दी है, जैसे मोहम्मद हफीज ने भी कहा। अब एक डिबेट तो आप जरूर कर सकते हैं कि जी इसमें इसको लूप होल फ्री बनाना चाहिए, कोई इसमें किसी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए, बट उससे अगर आउट की बात करें तो उसमें डिफरेंस ऑपिनियन पाया गया। 50% प्लेयर का मानना ये था कि ग्लव को नहीं लग के गया, वो बैंड को लगा, कुछ कहते हैं बैंड उसका पार्ट है। मैंने आईसीसी के रूल पढ़े हैं, बैंड को तो एटलीस्ट उसके ग्लव का पार्ट ही कहा गया है, तो अगर बैंड है तो ऑब्वियसली आउट है। बट मसला ये कि रिजवान उस बैंड की बजाय अपने फोर आर्म को वो रब कर रहे थे, अगर आप वो वीडियो भी देखें, और फिर उससे पहले अपनी वो बाइसेप को कर रहे थे। तो ये भी देखना पड़ेगा कि आप क्या मैसेज दे रहे हैं, वीडियो में कहाँ पे बॉल लग रहा है, आप कुछ और दुनिया को दिखा रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी अगर है तो वो सबके लिए है, ये भी एक पाकिस्तानियों को रियलाइज करना है कि वो फिर सबके लिए। हाँ, ये मेरा मानना जरूर है, कहीं ना कहीं हम पाकिस्तानी या एशियन के ऊपर इस तरह के मसाइल जरूर आते हैं। ये हम जो फॉरेन साइड है, जो सीना कंट्रीज हैं, इन पे अगर आप देखेंगे तो इस तरह के हार्ड डिसीजन नहीं आते, बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा बेटर को जाता है। ये बात आप जरूर कर सकते हैं कि अगर थर्ड एम्पायर के पास कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था तो उसको इस ऑन फील्ड जो एम्पायर था उसके डिसीजन को ओवर रूल करने के लिए कोई कंक्लूसिव एविडेंस होना चाहिए था, तो बट उसको बेनिफिट डाउट देना चाहिए था रिजवान को। हाँ, बट अगर अगेन ठीक है, आप एज ए प्लेयर आप जो चीजें कर सकते हैं, आप कैचेस तो आपके हाथ में थे, अच्छी बैटिंग करना तो आपके हाथ में थी, तो एक आधे डिसीजन को लेके अगर आप उसको रोते रहें कि जी हम सिर्फ इसी की वजह से आ रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल थोड़ा अनफेयर है। और इस तरह की स्टेटमेंट देना कि बेहतर तो हम खेले थे लेकिन जीत वो गए, इसको किस तरह से देखेंगे आप? नहीं, बिल्कुल ये कहना गलत है। ऑस्ट्रेलियन हमसे अच्छा खेले थे, हम भी अच्छा खेले, बट ओवरऑल अगर आप एनालाइज करेंगे हमारे पास डेफिनेटली मैच में 2-3 ऐसे पॉइंट जरूर आए जी कि जिसमें हम उनके ऊपर डोमिनेट किया हमने, इसको हम बिल्कुल मानते हैं। बट अगर ये कहा जाए कि पूरा मैच ही हम खेले और जीत हो गई, ये बिल्कुल गलत है। ऑस्ट्रेलिया शायद मैच के 70% पोर्शन में ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेंस रखी अपनी, और पहला मैच उन्होंने टोटल 1 साइडेड जीता। और अच्छी चीज ऑस्ट्रेलिया की और दुनिया की तमाम साइड में डिफरेंशिएट यही है कि जब अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी भी मिलती है ऑस्ट्रेलिया को, वो उसको लूज नहीं करते, वो मेंटली इतने स्ट्रांग है कि वो आपके ऊपर अटैक करते हैं, काउंटर अटैक इतना स्वेयर करते हैं कि ऑपोजिशन को दोबारा उठने नहीं देते। यही तो हम बात कर रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आपका बैटर 30-40 करके क्यों विकेट थ्रो करता है? उनका बैटर जब खड़ा होता है, अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे वार्नर ने पहले मैच में 164 किया, मार्च का 20 पे कैच टूट रहा है, वो 96 कर रहा है, फिर तो आपके प्लेयर ऐसा क्यों नहीं करते? वो अपने 30-40 करके क्यों रन नहीं कर पाते? शान मसूद कैप्टन होने के बावजूद उनको पता था कि उनकी टाइमिंग अच्छी जा रही है, अच्छा खेल रहे हैं, कभी वो 40 करके आउट होते हैं, कभी 50 करके 50 पे आउट होते हैं, कभी 60 पे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये उनको भी रियलाइज करना पड़ेगा बाबर की तरह। अगर वो एज ए कैप्टन इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेंगे कि मैंने मैच को लेके चलना, फिनिश करना है, अप्रोच तमाम बैटर की यही है कि 1 नंबर से लेके 6 तक के दूसरा कुछ करेगा, मैं अपने 40-50 करता हूँ, मेरी जगह पक्की,
और फिर आगे चले। ये बिल्कुल बिल्कुल ये माइंडसेट की गेम है कि आपने सिर्फ ये नहीं सोचना कि आपने 30-40 का जो हिस्सा है वो स्कोर बोर्ड पर लगा दिया तो आपका काम खत्म हो गया है जनाब। आपने पूरा हाँ वो 30-40 टीम के काम आने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान जनाब, और बात कर लेते हैं 9:30 के आगाज पर पाकिस्तानी मईशत के हवाले से, जो कि इस वक्त हमें स्टेबल तो उस लिहाज से नजर नहीं आ रही जिस एतबार से होनी चाहिए, क्योंकि कुछ इम्कानात और खदशात के साथ हमने इस माली साल में कदम रख तो दिया है, लेकिन गुज़िश्ता माली साल के अख्ताम पर पाकिस्तान ने IMF से $3 अरब का एक नया मुख्तसर मुद्दती स्टैंड बाय मुआहदा किया। लेकिन अगर हम इस मुआहदे के हवाले से बात करें तो महंगाई का तूफान जो था वो ये मुआहदा लेकर आया। मालियाती पॉलिसियों को सख्त किया गया, शरह नमू जो कि GDP ग्रोथ थी वो मनफी हो गई, और आज महंगाई की हफ्तावार शरह जो है वो 43% तक जा पहुंची है, जो कि एक लम्हा फिक्र बिल्कुल ऐसे ही। और खाने पीने की अशिया की कीमतों पर भी हम देख रहे हैं कि 50 से 70% तक इजाफा सालाना बुनियाद पर हो रहा है, और इस खदशे का इजहार भी किया जा रहा है कि इसमें आने वाले महीनों में मजीद इजाफा भी होगा, जो हम सभी नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ नए साल के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इब्तदा से ही पॉजिटिव रुझान देखा गया है, जहां पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए साल के पहले रोज कारोबार में तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स 2210 पॉइंट्स इजाफे से 64,661 पर बंद हुआ। उसके बाद अगर हम बात कर लें एनर्जी सेक्टर की, बिजली और गैस के हवाले से ये साल यकीनी तौर पर एक ड्रोने ख्वाब की तरह था। नए साल के पहले ही दिन LPG की कीमतों में इजाफा किया गया। इसके अलावा बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे से मुल्क भर के जो सार्फिन हैं उन पर 2400 अरब रुपए से ज्यादा का बोझ डाला गया। मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो 61% ताजिर बरादरी है वो मुस्तकबिल के हवाले से अच्छी उम्मीद का इजहार करते हमें दिखाई दे रहे हैं। हमारे मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नए साल में आपसे जब हम बात कर रहे हैं तो दिल तो यही कर रहा है कि कोई पॉजिटिव बात ही हो और आपकी तरफ से भी कोई पॉजिटिव जवाब मिले कि महंगाई उस तरह से आगे नहीं बढ़ेगी, किसी ना किसी तरह से कंट्रोल जरूर हो जाएगी, शायद इंतखाबात के बाद ही हो जाए। लेकिन अभी जो आशारिये हम देख रहे हैं उसमें ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि शायद महंगाई अभी मजीद बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका। कोई अच्छी खबर नहीं है आवाम के लिए, इसलिए कि मैं आपके साथ आदत और शुमार की रोशनी में यह अर्ज कर दूं कि श्रीलंका जो डिफॉल्ट कर रहा था उसके मुकाबले में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में महंगाई 9 गुना है। हाँ, सिर्फ 3.4% है। और अगर इस तरह से देखें कि जो जनूबी एशिया के ममालिक हैं उसमें हमारी जो मईशत की शरह नमू है जिससे कि रोजगार मिलता है वो 1/3 है, 1/3 जी। शर्मनाक महंगाई 9 गुना है और हमारी जो है शरह नमू 1/3। हमारा जो स्टेट बैंक का डिस्काउंट रेट है वो भारत जैसे मुल्क से 6 गुना। तो सवाल सिर्फ ये पैदा हो रहा है कि ये जो महंगाई है जिससे अवाम की जिंदगी 11 करोड़ अवाम की जिंदगी कम से कम अजीरन हो गई है। फिर हमने उनका तालीम का बजट कम किया है, हमने उनकी सेहत का बजट कम किया है, हमने तरक्याती खराजात जो हैं उसमें कटौती की है, हमने अवाम के ऊपर बोझ डाला है। फिर आप ये कौम को ये बताते हैं कि जनाब दुनिया की बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज बन गई। ये अफसोस की बात है, ये कायम नहीं रहेगी। अगर बिजनेस कम्युनिटी किसी कॉन्फिडेंस का इजहार कर रही है तो वो उसको उन मराहत की बात कर रही है जो हुकूमत उसको दे सकती है। मैं आपको ये पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि बेस इफेक्ट की वजह से अगले साल जो है या आप देख सकते हैं जनवरी से ही हमारे कुछ ना कुछ कमी हो सकती है, क्योंकि बेस इफेक्ट ज्यादा है। उस बेस इफेक्ट से आप लेके चल रहे हैं तो उसमें कोई फख्र की या खुशी की बात नहीं है। जो परेशानी की बात है मैं आपको बता दूं, वो बिल्कुल वाज़ेह है कि IMF का जो हमने कर्जा लिया था, ये जो महंगाई है उसका ताल्लुक उसमें IMF की शराइत से नहीं है। ये हमारी अपनी पॉलिसियां हैं, हमारी हुकूमत की पॉलिसी है, स्टेट बैंक की पॉलिसी है, FBR की पॉलिसी है, सूबाई असेंबलियों की पॉलिसीज है, और SIFC जो बना था
उसकी गलत स्ट्रेटेजी की वजह से जो है वो जो 125 अरब डॉलर की बात हो रही थी, मैं पहले भी कह रहा था वो नहीं आएगा, लेकिन कौम ये सवाल क्यों नहीं पूछ रही, मैं जुमला आप समझ लीजिए कि आप 2024 में IMF के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं जो कि शराइत पर होगी, तो अगर वो 125 अरब डॉलर का 1/3 भी आ रहा होता तो फिर तो IMF के पास जाना नहीं पड़ता। IMF के पास जाने का मतलब यही है कि 125 अरब डॉलर का जो ढोल पीटा जा रहा है तो दुनिया को एतराज है वो नहीं आएगा। और आज अगर पाकिस्तानी कौम ये नहीं समझती कि पाकिस्तान और IMF साथ साथ नहीं चल सकते, अगर 23 प्रोग्राम के बाद भी यही तबाही है, अब तो आलमी बैंक कह रहा है कि जी पाकिस्तान का तो इकोनॉमिक मॉडल ही गलत है, तो मैं कि अगर वो गलत है, लेकिन सर सवाल तो ये भी पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान के पास कोई मौशी मॉडल है या नहीं। इस पर भी मैं आपकी राय ले लेती हूँ। सर एक ब्रेकिंग न्यूज है, वो अपने व्यूअर्स के साथ जरूर शेयर करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान बल्ला रहेगा या फिर नहीं रहेगा। इस सिलसिले में पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला जो है वो महफूज कर लिया है और जस्टिस एजाज अनवर साहब ने इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाल के बाद ये फैसला जो है वो महफूज किया है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हाई कोर्ट का फैसला एक तरफा कार्रवाई है, इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक है कि जिसको नहीं सुना गया, लिहाजा अदालत ने एडिशनल एडवोकेट और डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल को सुना और इसके बाद जो है वो फैसला किया और वो फैसला महफूज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इंतखाबी निशान बल्ला रहेगा या नहीं रहेगा, पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला महफूज कर लिया है। जस्टिस एजाज अनवर ने इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाल के बाद यह फैसला महफूज किया है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हाई कोर्ट का फैसला यकतरफा कार्रवाई है, इलेक्शन कमीशन इसका बुनियादी फरीक है जिसको नहीं सुना गया। अदालत ने एडिशनल एडवोकेट और डिप्टी अटॉर्नी जनरल को सुना जो कि हुकूमती नुमाइंदे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इंतखाबी निशान बल्ला रहेगा या नहीं रहेगा, पेशावर हाई कोर्ट ने अब इलेक्शन कमीशन की इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला महफूज कर लिया है। हाई कोर्ट का फैसला एक तरफा कार्रवाई है, यह कहा गया है वकील इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और वकील इलेक्शन कमीशन ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन इस केस में बुनियादी फरीक है। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज किया था और अब पेशावर हाई कोर्ट में PTI बल्ले के इंतखाबी निशान के मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील का फैसला महफूज कर लिया गया है। वकील इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि हाई कोर्ट का फैसला एक तरफा कार्रवाई थी और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक है जिसको नहीं सुना गया। इस हवाले से अदालत ने एडिशनल एडवोकेट और डिप्टी अटॉर्नी जनरल को सुना जो कि हुकूमती नुमाइंदे हैं। बिल्कुल, और इसी सिलसिले में आज हमने अपने प्रोग्राम में एक सेगमेंट भी इंक्लूड किया जिस पर हम फॉर्मर जो हैं वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब से बात कर रहे थे और वो यही कह रहे थे कि इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन है वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है और उसने दुरुस्त सिमत का तयन किया है और वो अपने फैसले पर कायम है। लेकिन फिर इसके बाद सवाल हम ये भी पूछ रहे थे, तो क्या अगर आज उनसे बल्ले का निशान वापस ले लिया जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं वो आज़ाद तस्वुर होंगे, सबका अपना अपना अलग-अलग निशान होगा, तो गालिबन ऐसा ही होगा। लेकिन बहरहाल अभी ये मामला जो है वो इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट में है और इस सिलसिले में जो है फैसला महफूज कर लिया गया है। लेट्स सी कि आज पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिलता हुआ हमें नजर आता है या फिर नहीं, क्योंकि ये तमाम जो फैसला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आम इंतखाबात और सियासी मंजरनामे पर अपना गहरा असर रसूख छोड़ेगा। हमने देखा है कि इस मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं और उनके वो नुमाइंदगान जो कि अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर चुके हैं वो खासे तजब्जुब का शिकार हमें नजर आ रहे हैं कि उन्हें सियासी कैंपेन को मजीद स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करना होगा। बहरहाल पेशावर हाई कोर्ट में PTI बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक आज केस की समाअत हुई है और हमने देखा कि हाई कोर्ट का फैसला एक तरफा कार्रवाई है, ये वकील इलेक्शन कमीशन की तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस केस में एक बुनियादी फरीक है, लिहाजा उसे सुना जाए। यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से पेश किए गए दो जो स्पोक्स पर्सन थे, या यूं कह लीजिए कि उनके नुमाइंदगान थे, उनको आज पेशावर हाई कोर्ट ने सुना, जिसके बाद एक जो फैसला है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से महफूज कर लिया गया है।
पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के इंतखाबी निशान के मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील के हवाले से फैसला महफूज कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज किया था और ये कहा गया था कि हाई कोर्ट का जो फैसला है वो एक तरफा कार्रवाई है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इस केस में बुनियादी फरीक है जिन्हें नहीं सुना गया था और अब इंट्रा कोर्ट अपील का ये फैसला महफूज कर लिया गया है। बहुत अहम फैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल के लिए। इंतखाबात होने जा रहे हैं और जहां इन खदशात का इजहार किया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर मिलेगा या नहीं मिलेगा, और फिर जो अगर नहीं मिलता है तो उस हवाले से भी जिस तरह से ज़रिया भी कह रही थी कि आज कुंवर दिलशाद साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे और वो ये कह रहे थे कि फिर कौमी धारे में ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं रह पाएगी, तो मुश्किल सिचुएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्रिएट हो सकती है। अब देखना यह है कि जो फैसला महफूज किया गया है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलता है या नहीं मिलता। हिज़्बत इकॉनमी के हवाले से डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर मुआशरत है, वो हमारे साथ मौजूद थे। हमने ब्रेक किया था अपनी कॉन्वर्सेशन को कि आलमी मालियाती इदारा ये कह रहा है कि पाकिस्तान का जो मौशी सिस्टम है, जो मौशी मॉडल है, वो नाकाम हो चुका है। लेकिन कुछ लोग तो ये भी राय रख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या वाकई इकॉनमी मॉडल, इकॉनमी कॉन्सेप्ट है भी या नहीं। सर, इस पर राय लेना चाहूंगी कि वाकई हमारा सिस्टम जो है वो नाकारा हो चुका है या आज तक हम एक मौशी मॉडल बनाने में ही नाकाम रहे हैं। देखिए, हमारा मॉडल बिल्कुल है और वो ये है कि ताकतवर तबकों को मराद दी जाए, टैक्स चोरी करने वालों को मराद दी जाए, अवाम के ऊपर टैक्सों का बोझ डाला जाए, IMF से बार बार कर्जे लिए जाएं, असासे बेचे जाएं और जो है वो दहशतगर्दी के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि दहशतगर्दी कामयाब ना हो, बढ़ती रहे, और अवाम के ऊपर इक़्तिसादी दहशतगर्दी। जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी कि अशराफिया की मईशत का मॉडल है, उसको तोड़ने में हम नाकाम रहे हैं। उसकी वजह बुनियादी तौर पर अब ये नजर बिल्कुल वाज़ेह है कि आलमी बैंक जो कुछ कह रहा है ये हमें समझना है कि दुनिया बदल रही है। ये जो मॉडल नाकाम है, ये तो मैं कई दिहाइयों से कह रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में कई साल से कह रहा हूँ कि ये बर्बादी है। लेकिन कौम को अब ये सोचना चाहिए कि दुनिया बदल रही है। IMF जो हमें 18 अरब डॉलर के कर्जे दे चुका है, आज ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक मॉडल नाकाम है, तो फिर आप ये कर्जे हर साल क्यों दे रहे थे? IMF के हम 22 प्रोग्राम कर चुके हैं। क्या हम ये IMF से पूछना चाहते हैं कि हम तो कह रहे थे कि IMF का प्रोग्राम नाकाम, हमारी मईशत नाकाम, तो वो एक के बाद दूसरा तीसरा कर्जा क्यों दे रहे थे? अब ये समझ, मैं जो चीज कह रहा था, न्यू ग्रेड गेम के तहत पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और जिस पॉलिसियों की वो तौसीक करके हमें कर्जे दे रहे थे, आज वो उसमें कीड़े निकाल रहे हैं ताकि हुकूमत और अवाम में, हुकूमत और फौज में एतमाद का बहरान हो। लेकिन डॉक्टर साहब, लेकिन फिर जिस मालियाती चक्कर में हम फंस गए हैं या हमें फंसाया गया है, फिर उससे निकलने का भी कोई रास्ता नजर आ रहा है या हम भी उससे नहीं निकलना चाहते? हम बिल्कुल नहीं निकलना चाहते। वैसे मैं आपसे अर्ज कर दूं, अगर SIFC सही पॉलिसियां बनाती तो फिर वो इन्वेस्टमेंट आता, तो फिर IMF के पास नहीं जाते। अब जब आप IMF के पास जा रहे हैं तो आप तस्लीम कर रहे हैं कि हमारे पास वो इन्वेस्टमेंट जिसके दावे किए जा रहे थे वो नहीं आएगा। उसकी वजह से फिर आप देखेंगे कि रुपए की कदर जो है वो 300 से बढ़ जाएगी, स्टॉक एक्सचेंज नीचे चला जाएगा और हमारी मईशत को तबाहकारियां आएंगी। अगर ये हम चीज नहीं समझते कि दहशतगर्दी की वारदातें जो पाकिस्तान में हो रही हैं वो एक तो बाहर से कराई जा रही हैं, वो एक आपस में नफरत है, और वो नफरत इसलिए है कि आप सिर्फ ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं 2004 से और अवाम के साथ इक़्तिसादी दहशतगर्दी कर रहे हैं और बाहर से दहशतगर्दी करा के अब जो आज अचानक हमें याद आया है कि 4000 अरब डॉलर के बलूचिस्तान में मादनी वसाइल हैं, वो तो हमें कई दिहाइयों से पता है। आज दुनिया क्यों दोहरा रही है? इसलिए कि बलूचिस्तान के लोगों को मैसेज दिया जा रहा है कि भाई अगर तुम्हारे पास 4000 अरब डॉलर है, पाकिस्तान की तो इकोनॉमी का साइज ही 350 मिलियन डॉलर है, तो वो बिलियन डॉलर तो वो तो आपको नहीं करेंगे। तो अगर आपको इससे फायदा उठाना है तो पाकिस्तान से तो आपको नहीं मिलेगा। तो हम ये चीजें कब सोचेंगे? हम कब ये सोचेंगे कि पाकिस्तान और IMF साथ साथ नहीं चल सकता? हम कब ये सीखेंगे कि मेरा मुल्क दिफा के लिए कर्जे ले रहा है? आपका जो टैक्सों की आमदनी है, सूबों को हिस्सा देने के बाद आप सूद अदा नहीं कर सकते, तो आप दिफा के लिए कर्जे लेके पाकिस्तान की सलामती को यकीनी बनाना चाहते हैं? ये कैसे हो सकता है? लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरीके से बलूचिस्तान में आपने खुद भी कहा और बाकी लोग भी दोहरा रहे हैं इस बात को कि बलूचिस्तान में 4000 अरब के मादनी ज़खायर मौजूद है। हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर स्टेक पर किसी सूबे का अमन लगा हुआ है तो वो बलूचिस्तान का है, और अभी भी हम देख रहे हैं कि गुमशुदा और लापता अफराद के जो लवाहिकीन है वो इस वक्त इस्लामाबाद में धरना दिए हुए
हुए हैं, ऐसी सिचुएशन में हम किस तरीके से डिग आउट कर सकते हैं उन तमाम तर वसाइल को, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, इंडस्ट्रीज वहां पर खड़ी की जा सकती है? क्या ऐसे में जो बनने वाली नई हुकूमत होगी, आपको लगता है कि वो मुस्तकबिल का सही तयन कर पाएगी? पता ही नहीं। मैं आज रिकॉर्ड पे आपको बता रहा हूं, आप इंतखाब के लिए पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम कर लें, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं कि इंतखाबात के जो बाद जो हुकूमत आएगी वो नफरत की बुनियाद पर आएगी, वो इल्जाम तराशी की बुनियाद पर आएगी। पिछले 4 दहाइयों 5 दहाइयों की तरह वो माशी इस्लाहात नहीं करेगी, न कर सकती है, वरना उसके मेंबर्स उसको उठा के फेंक देंगे। हमने तो बार बार कहा है आपको कि जनाब आवाम को बताएं कि इंतखाब का कोई फायदा नहीं है जब तक आप इंतखाबात से पहले ये कानून नहीं बनाते कि जो वायदे आपने कौम से किए हैं टैक्सों के सिलसिले में, तवानाई के सिलसिले में, बिजली के दर, गैस के दर, पेट्रोल के दर कम करने में, तालीम का बजट बढ़ाने में, सेहत का बजट बढ़ाने में, महंगाई कम करने में, रोजगार के मौके फराहम करने में, उस पर अमल नहीं होगा, ना हुआ है ना आइंदा होगा। तो इतना एक्साइट होने की क्या जरूरत है कि इंतखाबात के बाद क्या होने वाला है? वही होगा जो पिछली कई दहाइयों से हो रहा है। इसलिए हमें आवाम को तैयार करना पड़ेगा। पाकिस्तान और IMF साथ साथ नहीं चल सकते। दहशतगर्दी के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल जो है वो कभी भी दहशतगर्दी की में कामयाबी नहीं होगा। हमारे सूबों के दरमियान नफरत फैलाई जा रही है। हमारा टैक्सों का निज़ाम ऐसा है जिसकी वजह से आप दिफा के लिए और सूद के लिए भी कर्जे लेते हैं, और जब तक टैक्सों के निज़ाम की इस्लाह नहीं होगी, आप न तालीम, 25 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उनके लिए कोई नहीं रोक रहा। आपके ख्याल से PTI के वोटर 25 मिलियन है? 25 मिलियन बच्चे मेरे स्कूल नहीं जा रहे, उस पर 1 घंटे का प्रोग्राम क्यों नहीं होता? आईन ने कहा है 25A कि आईन ने कहा है कि मुफ्त तालीम देना, लाजमी तालीम देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। जब आप बजट में पैसा नहीं रखते तो कोई सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन नहीं लेता कि जनाब ये भी तो आईन की खिलाफ वर्जी है। सिर्फ आईन इलेक्शन नहीं होना आईन की खिलाफ वर्जी नहीं है, इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन ये 25A के तहत जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, 11 करोड़ आवाम गरीब हैं, वो अपने बच्चों के मुल्क से मुस्तकबिल से मायूस है, मुल्क के मुस्तकबिल से मायूस है। ये है सलामती के लिए खतरा। आवाम को कुचला जा रहा है। इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी वो भी कुचलेगी। पाकिस्तान की सलामती को इस वक्त खतरा है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। तालीम का बजट इतना कम किया है जो आप ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे। इस हुकूमत के दौर में भी कम हुआ, पिछली हुकूमत के दौर में भी कम हुआ। तरक्याती अखराजात में कटौती हो रही है, सूबे तरक्याती अखराजात ही कर रहे हैं। मुझे ये बताया जाए पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के लिए क्या किया जा रहा है? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। जो बात आप कर भी रहे हैं ना कि तालीम के लिए बजट का मुख्तस होना बहुत जरूरी है, मैं यहाँ पर ये बोलूंगी कि अगर एक आप कोर फैक्टर देखें ना तो शायद अनवार इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला तालीम भी बाद में, सेहत भी बाद में, गुर्बत सबसे पहले है। क्योंकि मैंने आउटडोर जाके इस बारे में प्रोग्राम्स किए हैं। मैं बिलालगंज वाली मार्केट में भी गई हूँ, वहां पर भी जाके मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा है कि किस तरीके से वो मोटरसाइकिलें चेंज कर रहे हैं, गाड़ियों का ऑयल चेंज कर रहे हैं, मैकेनिकी का काम कर रहे हैं। और जब उनसे सवाल पूछा जाता है ना तो उनका ये कहने वाला है कि हमारे घर में कमाने वाला कोई बिल्कुल ऐसी है, कमाने वाला कोई मौजूद नहीं है, बिल्कुल ऐसी। तो यही वजह है कि बच्चे स्कूलों से भी बाहर हैं। हर सड़क पर ये कहानी हमें नजर आती है, बिल्कुल ऐसी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन। और ये सेगमेंट हमारा हेल्थ से रिलेटेड है और वी जस्ट होप कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि जो अब मैं खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो डेफिनेटली आप सभी को परेशान करेगी। क्योंकि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना की अब नई किस्म जो है वो मुतासिर होना शुरू हो चुकी है और अमरीका, बरतानिया, इंडिया, यहाँ पर कोरोना के नए वेरिएंट के कुछ केसेस सामने आए हैं। इसके पेश नज़र हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान को कोरोना वायरस की नई किस्म से निपटने के लिए अमरीका से फाइजर की नई कोविड वैक्सीन मिलने जा रही है। अब अमेरिका से कोविड वैक्सीन की 2 लाख डोज जो हैं उसकी आमद चंद दिनों में मुतवक्के है और नई फाइजर कोविड वैक्सीन की मजीद 3 लाख डोजेस भी इसी महीने उन्हें मिल जाएंगी। इसी पर हम मजीद बात करेंगे। माहिर वबाई अमराज डॉक्टर राना जवाद असगर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। दुनिया भर में इनफरादी तौर पर हमने देखा जिस तरह से कोरोना वायरस ने खौफ पैदा किया और जिस तरह से फिर दुनिया ने उसको डील किया, अभी ये नया वेरिएंट क्या है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जब से कोविड-19 शुरू हुआ है हमें इसके वेरिएंट्स का सामना करना पड़ रहा है और उसकी वजह एक ये है कि तमाम वायरसेस हो, बैक्टीरियाज हो,
वो अपनी अगली नस्लों को इस तरह तैयार करते हैं कि जो हमारे डिफेंसेस हैं उनको वो कंप्रोमाइज कर सके। लाइक ये वार ऑफ सर्वाइवल है उनके लिए कि अगर हमने ऐसे वैक्सीन इस्तेमाल कर ली हैं जिससे उनकी आगे से नशो नुमा नहीं हो सकती, तो वो उसका कोई तोड़ ढूंढते हैं, वो हम उसको हमारी इम्यूनिटी में कोई रख ना डालने की कोशिश करते हैं। और ये नेचुरल प्रोसेस होता है, और किसी भी बीमारी की इतनी ज्यादा इन्फेक्शन फैली हो तो वो बैक्टीरिया और वायरस अपने आप को चेंज करते रहते हैं। तो ये ओमिक्रॉन, अगर आपको याद होगा, कुछ अर्सा पहले बड़ा उसका नाम आया था वायरस का, ये सारे उसी के आगे बच्चे हैं जो डिफरेंट वेरिएंट्स आ रहे हैं। और ये JN1 जो आया है ये भी उसी का एक तो आगे ये कितना खतरनाक है, इसके बारे में स्टडीज क्या बता रही हैं? देखिए, अभी हमें खतरनाक होने का इल्म तो वो क्लैरिटी के साथ नहीं है, क्योंकि नवंबर में इसका एकदम ये आना शुरू हुआ बाज़ ममालिक में, बाज़ जगह पहले भी था, लेकिन नवंबर से दिसंबर तक इसने अपनी परसेंटेज जो है कोविड केसेस में वो 2-4% से बढ़ के 50% तक कर ली हुई है। इस वक्त अमेरिका में कोविड के 50% से ज्यादा केसेस JN1 से हैं। इंडिया के अंदर भी पिछले इस संडे को जो उनके केसेस तकरीबन 650 आए हैं एक दिन के अंदर, ये उनके पिछले 10 महीनों में सबसे ज्यादा नंबर केसेस हैं। हमें ये पता है कि पूरी दुनिया में केसेस का नंबर बढ़ा है। हमें यह भी इल्म है कि इस वक्त हॉस्पिटलाइजेशन या अस्पताल जाना लोगों का सांस की बीमारी के साथ वो भी तकरीबन 23% बढ़ा के अंदर। लेकिन यकीनी तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि ये जो बढ़ाव आया है केसेस का, क्या वो सिर्फ JN1 की वजह से है या दूसरी सांस की बीमारियों की वजह से। डॉक्टर साहब, अभी तक तो हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इस तरह के केसेस मौजूद नहीं है। मुस्तकबिल का तो कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ एहतियाती तदाबीर अगर आप शेयर करना चाहते हो इस हवाले से। जी, देखिए, ये ना हमने अभी तक केस नहीं ढूंढा, इसका ये मतलब नहीं है कि केस पाकिस्तान में JN1 का नहीं होगा। जब हमारे इर्द गिर्द तमाम ममालिक के अंदर JN1 आइडेंटिफाई हो रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया, इंक्लूडिंग जो दूसरे ममालिक हैं, और तो ये बड़ा मुमकिन है कि ये JN1 पाकिस्तान में आ गया हो। एहतियाती तदाबीर इसकी वही है जो कोविड की आज तक रही है, और उसके अंदर ये है कि अगर आपको जुकाम है, आपको खांसी है, उसके साथ इसके साथ जो JN1 के अंदर हम देख रहे हैं कि ज्यादा लोग शिकायत कर रहे हैं गला खराब होने की, और तकलीफ दे कि थूक निकलने में भी दर्द होती है, पेट खराब होना, ये इसकी चंद मोटी मोटी अलामत हैं जो बाकियों में भी थी। जो आगे स्मेल और टेस्ट चली जाती थी, आपका जायका और सूंघने की हिस्स, वो इसमें बहुत कम है। तो ये अगर आपको चीजें हैं तो आप खुद एहतियात करिए, मास्क पहनिए ताकि आपके घर वालों को ना लगे। और दूसरा जो सबसे बड़ी इसकी इंटरवेंशन है कोविड के लिए, जिससे आप बच सकते हैं बगैर मास्क पहने हुए भी, कि अगर आप घर से बाहर के लोगों से मिल रहे हैं तो आप उस कमरे में खिड़की दरवाजा खुला रखें, थोड़ी सी हवा की वेंटिलेशन रहे, यहाँ धूप में बैठकर बाहर लोगों से, मेहमानों से मिले। ये सबसे ज्यादा। डॉक्टर साहब, ऐसे में ना मेरा एक सवाल ये, आपने कहा ना कि खुदा न खास्ता मुमकिन तौर पर हो भी सकता है कि ये पाकिस्तान में आ चुका हो, लेकिन हमारी नजरों से ये ओझल हो, तो क्या इसको डायग्नोज करने के लिए सिस्टम भी डिफरेंट होगा? क्योंकि अभी तक तो हम ये देख रहे हैं कि नमूनिया, डेंगू, बुखार, इस किस्म की बीमारियों के हवाले से कुछ CBC टेस्ट हैं, कुछ डिफरेंट डायग्नोजिंग हम लोग देख रहे हैं कि सिचुएशंस हमें नजर आती हैं। तो क्या इसको जांचने का पैमाना, तरीकाकार मुख्तलिफ होगा? नहीं, वही लेबोरेटरीज जिस तरह वो टेस्ट कर रही हैं, वो ये हमें ये बता सकती हैं कि ये कोरोना वायरस या कोविड-19 का मरीज है। आगे क्या ये JN1 है या कोई पिछला वेरिएंट है, उसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास जीनोमिक सीक्वेंसिंग होती है, और पाकिस्तान की कई बड़ी लेबोरेटरीज के अंदर ये मौजूद है। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सी कोरोना की किस्म है। लेकिन ये हर लैब में पता लग सकता है, और बल्कि लोग टेस्ट ला के घर में भी चेक कर सकते हैं कि उनको ये कोविड था या नहीं था। ठीक है, तो फिर दोबारा से वो जो आइसोलेशन वाला मामला है वो दोबारा से शुरू करना पड़ेगा? हम उस तरफ तो नहीं जा रहे? नहीं, उस तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए जब 2020 में आई थी ये बीमारी, तो हमारे इंसानी जिस्म इसके लिए, उनको इसका एक्सपीरियंस नहीं था, हमारा जिस्म तैयार नहीं था। अब हमें वैक्सीनेशन भी लग चुकी हैं, हमें इन्फेक्शंस भी हो चुकी हैं, तो हमारे अंदर अपनी बॉडीज के अंदर एक इम्यूनिटी आ चुकी है जो हमें मुकम्मल तो नहीं हमें बचाती, लेकिन हमें सीरियस बीमारियों से बचाती है। लेकिन ऐसे लोगों जिन्होंने जो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, यानी कि बड़ी उम्र के लोग हैं, उनको कोई ज्यादा लंबी जिन्हें हम दायमी बीमारियां हैं वो हैं, यानी कि इम्यून सिस्टम उनका कमजोर है, तो उनको चाहिए कि अगर
अगर उन्होंने वैक्सीनेशन पिछले साल में नहीं करवाई तो अब ये जो गवर्नमेंट की नई वैक्सीन आ रही है इसको वो लगवाएं, या जोन सी भी वैक्सीन कोविड की उनको मिलती है। कोविड की वैक्सीन आपको इन्फेक्शन से नहीं बचाती, यानी कि बीमारी से नहीं बचाती, लेकिन बीमारी की सिवियरिटी या उसकी शिद्दत में कमी जरूर ले आती है। तो ये उसका फायदा है। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए ये है। बाकी आइसोलेशन जो है वो आप खुद एहतियात करें। कोई भी आपको खांसी किसी वजह से भी लगी हुई है तो लोगों से मिलते हुए मास्क पहन लें, इस्तेमाल करें। ठीक है, तो डॉक्टर साहब एक मैं चीज यहाँ पे चाहूंगा कि आप जरूर क्लियर कीजिएगा, वैक्सीन को लेकर बहुत सी मुख्तलिफ आरा बन चुकी हैं, मुतजाद बातें लोग करते दिखाई देते हैं। मैं चाहूंगा आप क्लियर करें कि वैक्सीन कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोरोना अगर खुदा न खास्ता आपको होता है तो आपके जिस्म को इतने नुकसान देता है, और वो चंद रोजा नुकसान नहीं है, क्योंकि हमें अब 3 साल बाद अंदाजा हो रहा है कि लॉन्ग कोविड की सूरत में आपके हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाता है, आपकी डिप्रेशन और सुसाइड का रिस्क बढ़ जाता है, यानी कि मेंटल हेल्थ को भी मुतासिर करता है, और इसके साथ और आपकी किडनीज को मुतासिर करता है। वैक्सीन्स आपको तमाम चीजों से बचाती हैं। लोग आजकल एक क्लिप बहुत शेयर कर रहे हैं, मुझे भी कुछ 10-15 मुख्तलिफ जगहों से वो आया और लोगों ने कमेंट्स मांगे हैं कि ये देखिए अमेरिका के डॉक्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कि वैक्सीन से मायोकार्डाइटिस होता है, यानी कि दिल की कोई इन्फेक्शन होती है। ये एक वैक्सीन से होती है, और वो भी एक बहुत छोटे बच्चे लड़कों के अंदर होती है। ठीक है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपको कोविड हो तो ये वो जो हार्ट की इन्फेक्शन का खतरा है वो उससे कई गुना ज्यादा है। तो तमाम बीमारियों के अंदर। ठीक है डॉक्टर साहब, वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर राना जवाद असगर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।